अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे सुनने वाले दोस्तों को भी जिनसे एक दफ़ा फिर कामरान अमीन का सलाम। स्कॉलर्स टॉक के प्लेटफॉर्म पे आज हम स्टडीज एंड अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड के सेकंड एपिसोड के साथ आप लोगों के खिदमत में हाजिर हैं। इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों पे हम आज डिस्कस करेंगे। स्पेशली फोकस करेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं वो कौन सी मिस्टेक करते हैं जिनको अगर वो अवॉइड करें तो उनकी सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो जाएं और उन्हें फेलियर से वो बच सकें। और इसी तरह कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनको अगर आप एप्लीकेशन प्रोसेस में अपनाएं और उससे पहले तो वो भी आपको उससे फायदा, ये सारी चीज़ें और इसके साथ और भी जो भी बहुत सारे इश्यूज होंगे एप्लीकेशन प्रोसेस में वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ एक न्यू गेस्ट भी हैं, इनका इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे। आप सारे दोस्त जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपसे एक तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें और दूसरी ये भी कि आप भी हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो भी कमेंट करेंगे हम जिस भी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होंगे उसमें वो कमेंट इंशाल्लाह हम लाइव स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करेंगे और उस पर भी कोई डिस्कशन अगर वो शुरू हुआ तो हम करेंगे। तो इस तरह अगर आप भी कोई मैसेज देना चाहें, कोई भी अपना क्वेश्चन करना चाहें तो वो आप कमेंट में लाजमी लिखें और उसको हम इंशाल्लाह लाइव स्क्रीन पे शेयर करेंगे। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं, जरा उनका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, उनसे पूछेंगे वो क्या करते हो, कहाँ होते हैं। तो अब्बास भाई की तरफ चलते हैं। अब्बास भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और स्टाइपेंडियम हंगेरिकम का मैं स्कॉलर हूँ, बिल्कुल शुएब भाई की तरह। और सिकंदर भाई हमारे एक्स स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलर रहे हैं। अम, बाकी मैं बैचलर ऑफ साइकोलॉजी कर रहा हूँ बुदापेस्ट हंगरी में, हेल्टे से। और क्योंकि हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी तो इस दौरान ये जो टाइमिंग थी, मैंने सोचा कि बुदापेस्ट में अपनी डॉर्मेट्री में रहने से बेहतर है कि इस टाइम को किसी अच्छे तरीके से कंज्यूम किया जाए। तो मैंने अपॉर्चुनिटी तलाश की और मैं यहाँ फिलहाल पोलैंड में एक स्कूल में वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ। बहुत जबरदस्त बात है। इंशाल्लाह आज हम आपसे भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अतीक भाई से बिल्कुल जरा भी सबर नहीं हो रहा और आज हम सबसे पहले अतीक भाई से पूछें क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ही माशाल्लाह इस बारे में सबसे ज्यादा है। और बात का आवाज भी वो करें कि अतीक भाई मसला कहाँ से शुरू होता है, जो बहुत सारे लोग रह जाते हैं आखिर किस वजह से रह जाते हैं, आपके रह में क्या आ रहा है सबसे पहला पॉइंट। तो अतीक भाई के हवाले माइक। अच्छा, बहुत शुक्रिया कामरान। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है स्कॉलरशिप के हवाले से वो ये होती है कि जो टाइम फ्रेम है स्टूडेंट्स उसका ख्याल नहीं रखते। वो ये समझते हैं कि 11th आवर पे कुछ कर लिया जाए, आखिरी हफ्ते में एनर्जीज पुट अप कर ली जाएं तो आपकी एप्लीकेशन और सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। हालांकि इन प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो कोई भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है किसी भी डोमेन की, माँ सिवाय जो प्रोफेसर स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें आप खुद अप्रोच कर रहे होते हैं बंदे को, उसके अंदर आपको कम से कम 2 से ढाई महीने का टाइम ऑलरेडी दिया जाता है कि आप उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और अपनी एप्लीकेशन लिखें और फिर उसको अप्लाई करें। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ही थोड़ा-सा प्रॉब्लम है कि लोगों को ये लगता है कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। तो पहले तो इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी अगर आपने वाक़ई में सीरियसली अप्लाई करना है और आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो, तो कम से कम उस टाइम फ्रेम को अपने ज़हन में रखें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो एलिजिबिलिटीज़ कनेक्टेड हैं किसी भी स्कॉलरशिप के साथ, मसलन आइल्ट्स है या टॉफल है या जीआरई है या जो भी ऐसी एडिशनल चीज़ है जो आपको करनी है, वो भी अक्सर औक़ात स्टूडेंट्स उस वक़्त कर रहे होते हैं जब बेसिकली एनर्जीज़ पुट करने का टाइम होता है आपकी एप्लीकेशन में। तो बेहतर है कि उसको इन टाइम अप्रोच किया जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम तो ये है। और फिर स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन लिखना इटसेल्फ मेरे ख़्याल से मेरे जैसे बंदे के लिए भी जो शायद काफ़ी सारी स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस लिख चुका है, चेक करता रहा है, मुझे भी शायद महीना लग जाता है अगर मैं चाहूँ कि मैं एक अच्छी एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। तो मेरे ख़्याल से पहली चीज़ तो यही है हमारी डिस्कशन के अंदर कि टाइम का जो है वो लिहाज़ किया जाए। बिल्कुल। जी कामरान। सिकंदर भाई आप कंटिन्यू करें। जी अच्छा। कामरान भाई। हाँ जी सिकंदर भाई। अच्छा, हमारा अतीक भाई ने अपना जवाब कंप्लीट कर लिया। आप अभी अगला सवाल है या इसी सवाल पे हम कंटिन्यू करेंगे? इसी सवाल पे सिकंदर भाई आप क्या कहते हैं? अच्छा, मेरा भी यही है। अतीक भाई से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि जो 1 महीना डेढ़ होता है वो टाइम आपका सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उसमें आपको गुजारना चाहिए, ना कि आप उस वक्त टेस्ट दे रहे हो, जीआरई की तैयारी कर रहे हो
या कुछ लोग उस वक्त आखिरी टाइम पे शॉर्ट कोर्सेज शुरू कर देते हैं या एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो एक बिल्कुल एप्लीकेशन का टाइम है। सिर्फ मोटिवेशन लेटर लिखें और इस तरह का जो चीज़ें हैं उन पे गौर करना चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यह है कि आप जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं वो 3 महीने पहले आई गेस तमाम स्कॉलरशिप्स की जो भी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं ऑनलाइन और आप चेक कर सकते हो। और सबसे पहला काम भी किसी स्कॉलरशिप के लिए आपको ये चेक करना चाहिए कि उसमें आया आपको इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं है। ये ना हो कि आप सारी एप्लीकेशन कर लो, सब चीज़ें पूरी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट ही नहीं है आपके पास, उसका रिजल्ट ही नहीं है और आखिर में जाके फिर आप सफ़र करोगे, ज़ाहिर-सी बात है उसको आप कुछ हो नहीं सकता उस चीज़ का। तो डिसाइड करने से पहले किसी भी स्कॉलरशिप का जो है वो आप देख लो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो 3-4 महीने पहले देख लो, जैसे ही वो स्कॉलरशिप आती है या नहीं भी आई, अभी पिछले साल का तो क्राइटेरिया पड़ा होगा। तो आपने अगर ज़हन बनाया हुआ है, मसलन आपने स्टिपेंडियम के लिए अप्लाई करना है, एरास्मस के लिए करना है, जो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, तो आप उनको पहले से देख लें। अक्सर ये होता है कि आखिर में जाके लोग गलती करते हैं और फिर उनके पास टाइम नहीं होता और मिस कर देते हैं अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही है सिकंदर भाई। अब हमारी तरफ से साउंड में मेरा ख्याल है ये इको बहुत आ रही है। ये कहाँ पे प्रॉब्लम है कि मैंने तो अपना म्यूट कर दिया था, ये था कि मैंने अपना बात माइक आपकी म्यूट से नहीं है। बस अगर आप देखें कि आपने म्यूट किया हुआ है या नहीं। मैं हाँ, आप जरा, मेरा ख्याल है आप बंद हो गई। आप सिकंदर भाई आप बोले जी, अभी आवाज आपको सही आ रही है? जी बिल्कुल सही आ रही। सही हो गई। ये हाँ, मसला बस जो अब्बास के बंदा पास है बात क्योंकि अब्बास ने हेडफोन्स नहीं लगाए हुए, तो आई गेस इस वजह से। अच्छा चले, बिल्कुल। शोएब भाई आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? आप क्या समझते हैं कि जो फेलियर होते हैं स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में वो किस वजह से होते हैं? मोस्टली आप सबसे पहले क्या रीजन देंगे? जो रीजन अतीक भाई ने शुरू की उस पर अगर आप कमेंट करना चाहें। कामरान भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि लेट्स सपोज हम हमेशा, अगर आपने खुद भी देखा होगा क्योंकि मेरा तो इससे का अब काफी जो है वो ताल्लुक बन चुका है, रोजाना मैसेजेस यही लोग करते हैं कि हम स्टिपेंडियम हंगेरिकम के लिए अप्लाई करें या इरास्मस मंडस के लिए अप्लाई करें या कतर के लिए। तो इट मीन्स उनका एक ख्याल होता है कि बस मीन जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें हमारी नॉमिनेशन होनी है, जो कि ऐसा नहीं होता। तो मींस किसी भी स्टूडेंट्स अगर वो अभी लास्ट ईयर ऑफ बैचलर डिग्री में है या अभी वो मास्टर के लिए जाना चाहते हैं, पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले फ्रेम यही होना चाहिए कि उनके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो। बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि ऑलमोस्ट हर एक स्कॉलरशिप की सेम होती है। और उसमें अगर आप बात करें IELTS एग्जाम की, अगर वो बात करें रिकमेंडेशन लेटर की, अगर वो बात करें मोटिवेशन लेटर की, तो आप उसे स्पेसिफाइड फिर करते हो स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप। लेकिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी चाहिए। उनके बाद आपने एक लिस्ट बनाना होता है कि मींस मेरे फील्ड है। और पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल, अगर इंडिया से कोई देख रहा है उसके लिए तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है अब्रॉड की। तो आप लेट सपोज जो स्कॉलरशिप अनाउंस होता है तो उससे पहले आप थोड़ा सा होमवर्क करें कि लेट सपोज अब कतर स्कॉलरशिप अनाउंस हो गया है, इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप अनाउंस हो गया है, तो अब थोड़ा सा बजाय इसके कि आप उसके एलोमेना को सर्च करें या उसके एलोमेना को आप लोग मैसेज करें, कांटेक्ट करें, आप खुद थोड़ा सा रिसर्च करें। यूट्यूब पे जस्ट उसका नाम लिख दे तो आपको सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आ जाते हैं। आप गूगल पे सर्च करें, डेडलाइन आपको मिल जाते हैं। आप स्कॉलरशिप नेटवर्क जो पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक मैं कहता हूँ एक ब्लिसफुल प्लेटफॉर्म है, तो आप उधर देखें, अपने साथ नोट्स बनाएं अपने नोटबुक में कि ये स्कॉलरशिप अब अनाउंस हुई है, अब उसका डेडलाइन है। तो बस इस तरह आपके साथ कंप्लीट फ्रेमवर्क होगा, होमवर्क के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। जी बिल्कुल शोएब भाई। अब्बास भाई आप क्या ऐड करेंगे इसी पॉइंट पे? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा, जिस तरह शोएब भाई ने ये बात मेंशन की, एक नोटबुक में सारी चीजें लिख लेने की कि डेडलाइन है, कौन सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम की डिटेल्स वगैरह। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जब मैंने पहली बार मेरे दिमाग में बात आई कि बाहर मुल्क में पढ़ना है, तो मैं इसी तरह मैंने शुरू किया था कि ये स्कॉलरशिप नेटवर्क का ग्रुप है, इसमें मेरे कजन ने मुझे ऐड किया और वहां पर जितनी भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज मैं देखता था उन्हें मैं इसी तरह नोटबुक में नोट डाउन कर लेता था। अगर आते हैं इस पॉइंट पे कि कौन सी रीजन है कि अक्सर लोगों की स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती या वो रह जाते हैं, तो
बाकी स्कॉलर्स के पॉइंट्स के अलावा मैं ये पॉइंट भी करना चाहूंगा कि अक्सर लोग जिस प्रोग्राम में वो अप्लाई कर रहे होते हैं, ना ही सिर्फ स्कॉलरशिप बट के जो स्पेसिफिक प्रोग्राम, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कोई सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो प्रोग्राम की डिटेल सही से पढ़ते ही नहीं है कि उस प्रोग्राम में कोर्सेज कौन कौन से हैं और उनकी जो प्रीवियस बैकग्राउंड है वो किस हद तक उससे रेलेवेंट है, तो ताकि जब वो अपना मोटिवेशन लेटर या अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखें तो वो उसमें इस बात को मेंशन कर सकें और ये चीज अच्छी तरीके से उनके लेटर में आया हो कि इन्होंने अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम की डिटेल पढ़ी हुई है और इस बंदा जो ये अप्लाई कर रहा है इसको अच्छी तरीके से पता है कि ये किस चीज में अप्लाई कर रहा है, ये रैंडमली जगहों पे अप्लाई नहीं कर रहा, बल्कि इसका इसका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि ये इस चीज में अप्लाई करना चाहता है और ये फ्यूचर में इस चीज को आगे लेके जाना चाहता है। तो ये चीज मेरे ख्याल से मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है कि आपने वेल रिसर्च प्रोग्राम। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने काफी सारे लोगों की राय सुनी। हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। मेरी राय भाई अभी बाकी है, उसकी तरफ आते हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनसे दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये कि आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इस बारे में रहनुमाई हो। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस डिस्कशन में। ये डिस्कशन है और आपके पास अगर कोई ओपिनियन या कोई पॉइंट आप समझते हैं बड़ा जरूरी है, वो हमारे साथ शेयर करें। हम इंशाल्लाह उसको लाइव स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करेंगे आपके सामने और उस पर भी मजीद डिस्कशन करेंगे। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, बट ये है कि अगर आप डिस्कशन में हिस्सा लेना चाहें तो लाजमी कमेंट में वो कमेंट करें और हम उसको डिस्प्ले करेंगे। जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी अप्रोच थोड़ी सी है कि हम दो डिफरेंट चीजें देखते हैं। एक तो मेंटल अप्रोच है और दूसरी है कि आप उसको कैसे फिजिकली कैसे अप्रोच करेंगे। तो मेंटली ये है कि मुझे लगता है कि हम ये सोच के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं कि बस हम जैसे ये डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और इधर से कोई जैसे एक बटन है वो दबाना है और उधर से स्कॉलरशिप निकल के आ जाएगी, स्कॉलरशिप पे लेटर। तो बेसिकली हमारी मेंटल अप्रोच कुछ इस तरह की होती है, हम मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होते अप्लाई करने के लिए और हम ये सोचते हैं कि बस अप्लाई करना है और ऐसे ही बटन दबाना चाहिए। और फिजिकली होती है मिस्टेक्स, उनकी तरफ वापस आ जाएंगे। बट इसमें पहली चीज ये है कि जब भी आप अप्लाई कर, देखें दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि आपका तुक्का लग जाए, तुक्का कहीं भी लग सकता है किसी वक्त, आपकी रक बड़ी अच्छी है। बार दफा ये भी हो सकता है कि अगर एक पोजीशन पे 4 लोग सेलेक्ट होने और गलती से अगर वहां पे अप्लाई 4 लोगों ने किया है, किसी भी रीजन से ज्यादा लोगों ने नहीं किया, तो अगर आपकी एप्लीकेशन गंदी से गंदी भी होगी तो भी वहां पे आपकी सिलेक्शन हो जानी। तो बाद दफा लक भी होती है, आपका तुक्का भी लग सकता है। लेकिन आप जब प्रिपेयर हूँ तो हमेशा बेस्ट कीजिए कि आपने पता नहीं कितने लोगों से कम्पीट करना है, कहाँ कहाँ पे और किस तरह की एप्लीकेंट आएंगी। तो मेंटली आप सबसे पहले अपनी तैयारी शुरू करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कब से शुरू करें, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप एफएससी में होते हैं तो आपके गोल्स बड़े क्लियर हो जाने चाहिए कि आपने बीएस कहाँ से करना है, एमएस कहाँ से करना है, पीएचडी कहाँ से करनी है। आपके टारगेट जितने क्लियर होंगे उतना ही आप मेंटली क्लियर होते जाएंगे एप्लीकेशन प्रोसेस और बाकी चीजों को। मैं इसकी मिसाल ये दूंगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूएसए आपने सोच लिया कि जाके आपने एमएस यूएसए से करना है, देन डेफिनेटली आपको फोकस करना पड़ेगा कि आईएल्टीएस भी देना है, जीआरई भी देना है। और अगर आप एफएससी से इस चीज के बारे में फोकस होंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप एफएससी से आईएलटीएस की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो बीएस के एंड पे तो आईएलटीएस का मसला ही नहीं होगा। अगर आप बीएस के पहले सेमेस्टर में ही जीआरई की तैयारी शुरू कर दें और उसी तरह से कोर्स तो बाकी चीजें करें, तो मुझे नहीं लगता कि बीएस के एंड पे आपके लिए जीआरई को मसला होगा और आप कोई अकेडमी ज्वाइन करें और इधर उधर चलेंगे और उस प्रोसेस में पड़े। तो जितने आप क्लियर होंगे मेंटली अप्रोच जितनी आपकी वो क्लियर होगी, उतना ही आप इजीली स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अतीक भाई वापस आपकी तरफ, माइक आपके पास। जी बिल्कुल कामरान, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मेरे ख्याल से ये एप्लीकेबल उन्हीं लोगों के लिए जो भी बहुत बिगिनर हैं और वो अगर इस एडवाइस से फायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में वो लोग जो बैचलर्स कर चुके हैं या अभी बैचलर्स के आखिरी सेमेस्टर्स में और वो स्कॉलरशिप तलाश कर रहे हैं और उनको लगता है कि जल्द से जल्द उन्हें मिल जाएगी और वो बाहर निकल जाएंगे, तो उनको एक बात तो समझना जरूरी है कि स्कॉलरशिप जब भी अनाउंस होती है वो एक अगले सेशन के लिए अनाउंस होती है। तो बीच में आपके पास कम अज कम भी आपके पास 7 से 8 महीने का टाइम होता है, जिस दौरान अगर आपकी सिलेक्शन हो भी जाए तो आपने वीजा अप्लाई करना है और ट्रैवल करना है और सो एंड सो ऑन, और ज्यादातर फिर जून जुलाई की छुट्टियां भी उसके अंदर शामिल है। तो मेरे ख्याल से पहले तो हर बंदा जो स्कॉलरशिप के लिए इस वक्त
अप्लाई करना चाह रहा है वो अपने आप को भी उतना वक्त दे और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और बाकी जो लोगों को भी जो उनकी मदद के लिए जिस तरह हमारा नेटवर्क है, इनको भी इतनी स्पेस ज़रूर दें कि भाई बिल्कुल आखिर पे हमारे पास ना आए। आप पहले से ही टाइम फ्रेम रखें कि हाँ जी, मैंने जाना है तो 2021 में जाना है फलां मुल्क में या बाहर जाना है पढ़ने के लिए, ताकि आपको खुद भी वो हाइप ना हो आपके ज़हन के ऊपर, और फिर दूसरा ये कि आप बहुत सारी स्कॉलरशिप्स की एलिजिबिलिटीज़ भी पूरी कर सकें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप स्कॉलरशिप सर्च कर रहे होते हैं, तो ये वो वक़्त होता है जब आपको पता चलता है बहुत सारे ऐसे एरियाज़ के बारे में, बहुत सारी ऐसी जगहों के बारे में, इंस्टीट्यूट्स के बारे में जिनका पहले आपको नहीं पता होता। तो जब पता चलता है तो जिस तरह अब्बास ने कहा कि एक वेल डॉक्यूमेंटेड आपके पास प्रूफ होना चाहिए हर चीज़ का कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ सर्च की थी और उसकी डेडलाइन क्या थी या उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, ताकि आप ट्रैक डाउन कर सकें उन सारी सर्चेज़ को जो आपने 1 महीना पहले की थी। अदरवाइज़ अगर आप रैंडमली लिखते रहें और सर्च करते रहें स्कॉलरशिप्स को, तो इतना बड़ा अंबार है कि आप खुद गुम हो जाते हैं। तो पहले तो उसका एक ट्रैक रखना भी ज़रूरी है और उसके मुताबिक फिर उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर लें कि मैंने पहले किस में अप्लाई करना है, बाद में किस में अप्लाई करना है। और जिस तरह आपने भी ये ज़िक्र किया कि लोगों को ये लगता है कि वो बटन दबाएँगे और दूसरी तरफ से लेटर आ जाएगा। सबसे पहले उस कॉम्पिटिशन को तो देखें कि आपका कितना नैरो कॉम्पिटिशन है, स्पेशली इरास्मस के प्रोग्राम्स में 3 से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो ही नहीं सकते बाय रूल। तो आपने पाकिस्तान में उन टॉप 3 कैंडिडेट्स में होना है जिनकी नॉमिनेशन होगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं। मैं तकरीबन 200 के करीब एप्लीकेशंस चेक करता हूँ, तो मुझे अच्छे से अंदाज़ा है कि कितने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। तो पहले तो अपने ज़हन में ये रखें कि कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, इसलिए आपने अगर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी भी बढ़ानी है, तो आपने नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स की जो एप्लीकेशंस हैं, वो बढ़ानी होगी। तो आपने मुख्तलिफ अपॉर्च्युनिटीज़ को देखना है और उनके लिए अप्लाई करना है। और वंस पहला जो स्टेप होता है, वो थोड़ा-सा ये होता है कि पहली बार जब आप एप्लीकेशन बना लेते हैं, तो फिर मोर और लेस उसी को मोल्ड करने की बात आ जाती है। और हर एप्लीकेशन के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, बेशक आपको मिलती है या नहीं मिलती। तो कैंडिडेट्स को ये ज़हन में रखना है कि वो जो हमारा इम्पेशेंट बिहेवियर है, उसको निकालें। ऐसा भी नहीं है कि एक पे अप्लाई करके इंतज़ार करें कि अब छप्पड़ फटेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें और पूरा साल फ़ारिग रहें। आप अपनी जो मेन स्ट्रीम एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू करें। आप कहीं जॉब तलाश कर रहे हैं, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप कोई पेपर लिखना चाह रहे हैं, जो भी आप काम ऐसा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में रहते हुए आपके लिए ज़रूरी था, उसको कंटिन्यू करें। साइड पे अपना एक स्पेसिफिक टाइम रखें दिन का जिसके अंदर आप स्कॉलरशिप सर्च और एप्लीकेशंस के अंदर एनर्जीज़ पुट अप करें। जी, कामरान। बहुत बहुत जबरदस्त अतीक भाई, बहुत अच्छी बात कही। मुझे लग रहा है शोएब भाई और सिकंदर भाई के चेहरों से कि जरूर इनके पास भी इससे बड़ी अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। अब्बास भाई और शोएब भाई, आप चूंकि पहली दफा इस सेशन में आए तो बिल्कुल तमीज से बैठने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा इनफॉर्मल सेशन है, डिस्कशन है। तो आपको जब भी लगता है कि कोई बात आ गई है तो उसको रोक के नहीं रखना, उसी वक्त वो बात कर दें। और ये हमारी डिस्कशन है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक इंटरव्यू टाइप की बजाय जरा एक इनफॉर्मल वे में डिस्कशन हो जाए, फ्रेंड्स की जैसे होती, और उससे लोगों को फायदा। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया, और आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आप इस सेशन को शेयर भी करें वीडियो को फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप भी इस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर वो पॉइंट जो आपके ज़हन में आ रहे हैं वो मेंशन करें। हम इंशाल्लाह जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको तो हम एंड पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो हमारी डिस्कशन से रिलेटेड अगर आपके पॉइंट्स है तो हम उनको लाइव स्क्रीन पे साथ साथ डिस्प्ले करते जाएंगे। जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी जो अतीक भाई ने बात मेंशन की कि एक बार अगर आप एक अच्छी सी एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए और एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए बना लेते हैं, उसके बाद आपका काम उसको स्लाइटली मोल्ड करना होता है। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो मोल्डिंग का प्रोसेस है उसमें आप अच्छी तरह अवेयर रहें कि आप किस प्रोग्राम के लिए उसको मोल्ड कर रहे हैं। और इससे भी एक जो पहला स्टेप है, हमारे लोग अक्सर जो ये करते हैं कि पर ज्यादातर वही होते हैं कि हमारे स्टूडेंट बहुत अनक्लियर होते हैं कि उन्होंने आगे करना क्या है। तो वो एक जगह में साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे और एट द सेम टाइम वो लेट्स से इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये फील्ड बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हैं। तो आप एक तरह का मोटिवेशन लेटर इसके लिए नहीं लिख सकते। जैसे कि हमारे जो HEC की पोर्टल है, जब हम स्टेपेंड हंगेरिकन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे आप एक मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं, और लेकिन आप चूज 3 फील्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने वो डिफरेंट फील्ड चूज की हैं और आपने सेम मोटिवेशन लेटर लिखा हुआ है, तो जो पढ़ने वाला होगा जब वो इंजीनियरिंग के लिए आपका साइकोलॉजी का मोटिवेशन लेटर पढ़ेगा तो वो तो यही कहेगा कि माशाल्लाह ये क्या बात है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और यूनिवर्सिटीज और अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करें, लेकिन अपनी फील्ड जो है उसे स्पेसिफिक रखें, उससे ज्यादा डिविएट ना करें। हाँ जी, सिकंदर भाई, शोएब भाई, आप कुछ ऐड करेंगे? जी कामरान भाई,
दूसरी बात ये है कि स्पेशली इरास्मस के प्रोग्राम्स में ये होता है कि जो हमारे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो बड़े फ्रेंडली लोग होते हैं, ठीक है। पता नहीं लोग क्यों डरते हैं उनसे, उनसे राब्ता नहीं करते, ठीक है। इधर उधर ग्रुप्स में पूछ रहे होते हैं, बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं और उनको सिर्फ वही आंसर कर सकते हैं। और बाद औक़ात आपको अभी मतलब मेरा प्रोग्राम डिफरेंट है अतीक भाई के प्रोग्राम से, अगर इनके प्रोग्राम से रेलेवेंट कोई सवाल है तो उसको मैं आंसर नहीं कर सकूंगा, या मैं बड़ा एक एम्बिगुअस सा आंसर दूंगा, वो दूसरा बंदा समझेगा कि मैं, क्योंकि इरास्मस का प्रोग्राम है मेरा भी, तो मेरी बात मान लेगा। तो इससे बेहतर बात ये होती है कि आप बड़े तरीके से अपने जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है उससे बात कर लें और वो डेफिनेटली रिप्लाई करते हैं। मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस रहा है कि स्टाइपेंडियम में भी और इरास्मस में भी जो भी कोऑर्डिनेटर हमारे होते हैं वो रिप्लाई करते हैं। तो एक तो यह है कि कम्युनिकेशन हमारी बहाल होनी चाहिए, अपना जो भी प्रोग्राम जहाँ हम अप्लाई करें, चाहे वो हमारे प्रोफेसर हैं या जो भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने लोगों के साथ काम करना होता है, ठीक है। अगर पहले आप शर्मा रहे हो, डर रहे हो उनके साथ कम्युनिकेट करने में, तो कम्युनिकेशन में आपको पता भी चल जाता है कि ये बंदा फ्रेंडली है या किस तरह का, मतलब प्रोफेसर हैं या जो भी हैं कि किस तरह के उनका वो है पर्सनैलिटी है, थोड़ी बहुत आपको अंदाजा हो जाता है, फिर आपने उनके साथ काम भी करना होता है। तो कम्युनिकेशन ओपन होनी चाहिए, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि स्कॉलरशिप नेटवर्क में कभी कभी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अपनी सक्सेस स्टोरी लिखते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने 50 प्रोग्रामों में अप्लाई किया, 60 में अप्लाई किया। तो आई डोंट नो कि कैसे पॉसिबल है कि आपने 60 प्रोग्राम्स की एप्लीकेशंस बनाई और उस सब पे काम किया। इससे बेहतर है कि आप अपने 4-5 प्रोग्राम सेलेक्ट करें, और अगर आपने अपनी सिलेक्शन अच्छी की हुई है, आपको पता है अपने स्ट्रेंथ का, अपनी वीकनेसेस का, अपने बैकग्राउंड का, उस प्रोग्राम के गोल्स का, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 5-6 प्रोग्राम्स में अप्लाई करो, प्रॉपर वेल फॉर्म्ड एप्लीकेशन हो आपकी और वो आपका ना हो सके। तो बजाय 50 प्रोग्राम में अप्लाई करने का एक आप लूज सी एप्लीकेशन बनाओ, सब में अप्लाई करते रहो। तो बेहतर है कि आप 5-6 में और एक वेल इंटेंडेड प्रोग्राम में अप्लाई करो, तो आपका हो भी जाएगा। बहुत जबरदस्त सिकंदर भाई। और आपने चूंकि शर्माने का जिक्र किया तो उसके साथ साथ ये उस्मान खान में ये लिखती है कि शर्माना गुनाह तो नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन की बात आएगी, ये चूंकि हमने कहा था कि अगर आप कोई पॉइंट डिस्कशन से रिलेटेड करेंगे तो हम इसको इंशाल्लाह यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले करते जाएंगे। मेरा ख्याल है जब क्वेश्चन की बात आए, कम्युनिकेशन की बात हो, आप इस जगह पे अप्लाई कर रहे हो और उस वक्त अगर आप मैं इस वजह से हेजिटेट करें कि यार पता नहीं मैंने ये बात पूछ ली तो क्या कहा जाएगा, ये उस वक्त शर्माना शायद गुनाह ही हो जाता है, क्योंकि देन डेफिनेटली वो आपको हर्ट करेगा अगर आपकी कम्युनिकेशन वहां पे अच्छी नहीं होगी। और जो बात अतीक भाई और अब्बास भाई ने शुरू की थी, मैं उसमें ये ऐड करूंगा कि एक तो अपने ऑप्शंस पहले देख लें। देखें, 2-3 चीजें उसमें ध्यान में रखें। आपने जहां भी जाना है जाके पढ़ना, ये टोटली आपके शौक पे डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें यूएस नहीं जाना, उनकी रीजन, कुछ कहते हैं हमें चाइना नहीं आना, डिफरेंट डिफरेंट रीजन है लोगों की, उस हवाले से अपनी अपनी परसेप्शन है। अच्छा, लेकिन इसमें ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके जहन में कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा चाइना नहीं जाना, और उसके जहन में ये हो कि पता नहीं चाइना में हलाल फूड नहीं मिलती। मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार आप खाना क्या खाते, मैं भी। तो उन इन दैट केस ये है कि आपके जहन में जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दें। जो स्टूडेंट ऑलरेडी उस कंट्री में हो जिसके बारे में आप दिल में सोच तो रहे हो कि यार वहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत है, अप्लाई करना चाहिए, लेकिन कोई कंफ्यूजन आ रही है तो उसको क्लियर कर लें और उन स्टूडेंट से लाजमी डिस्कस करें। दूसरी चीज ये कि एक आप एक्सेल फाइल बना लें, वर्ड फाइल बना लें, जैसे कन्वीनियंट हो, कॉपी पे लिख लें, नोटबुक अपनी ले लें। बट ये है कि आपने 3 स्कॉलरशिप लिख ली, 4 जो भी आपके जहन में है कि इरास्मस पे भी अप्लाई करना है, सीएससी पे भी करना है, वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पे भी करना है, बिल्कुल ठीक है, यूके में जाना है, 3-4 डिफरेंट कंट्रीज है। और फिर देन आपको एक लिस्ट बननी शुरू होगी कि अगर आपको सीएससी पे करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो लिख लें, और प्रोसेस क्या है, कितना सिमिलर है, डिफरेंस है। यूके वाली स्कॉलरशिप है आपके पास तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इनको ना अगर आप लिस्ट बना लेंगे एक शुरू में, या आपको बनी बनाई भी मिल जाएगी, या आप खुद भी बना सकते हैं जैसे अतीक भाई और अब्बास भाई ने कहा। और इसका फायदा ये होगा कि अगर आप ये बना के और लोगों से भी शेयर कर दें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बेशक एप्लीकेशन के बाद आप शेयर कर दें तो और भी लोगों का भला हो जाएगा कि अच्छा फलां स्कॉलरशिप पे अगर अप्लाई करें तो ये वाली डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते, तो उनका काम जरा इजी हो जाए। ये ऑर्गेनाइज वे में जितना आप काम करेंगे उतनी आपकी टाइम की, शुरू में आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा ऑर्गेनाइज एफर्ट करने में, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि आपके टाइम की बचत होनी शुरू हो जाएगी। शोएब भाई कुछ आप कहेंगे? बस मैं आप लोगों से भी मींस पर्सनली जब मैं खुद ट्राई कर रहा था तो एक भाई था कामरान भाई, अभी वो चाइना से पीएचडी कर रहे हैं, और वो यही मुझे कहता था जब मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट की, मैंने मोटिवेशन लेटर उससे रिव्यू किया, उसकी एक ही बात होती थी और हमेशा वो मैं कोट करता हूँ, वो कहता था कि अगर आप
हमेशा रेस में लगे हो तो एक दिन आप जीत जाओगे। और आप अगर स्कॉलरशिप के लिए पैशनेट हो, आप खुद रिसर्च करते हो, तो फिर आप किसी को अप्रोच करते हो, तो इट मीन्स आप जो है वो स्कॉलरशिप के लिए सीरियस है। अभी आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना नहीं चाहते, बल्कि क्वेश्चंस वो बहुत ज्यादा पूछते हैं, या वो इस तरह करते हैं कि जो लाइव सेशन, अभी हमने 1 घंटा लाइव सेशन किया, वो लाइव सेशन नहीं देखेगा, लेकिन वो बाद में आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप लोगों ने क्या डिस्कशन की। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अभी जो आपसे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं उसमें कितने लोग सीरियस हैं। और अगर आप उसी से 4-5 महीने बाद कांटेक्ट करते हो, तो उन सीरियस लोगों में से अक्सर को स्कॉलरशिप जो है वो मिल गई होती है, वो किसी न किसी जगह एडजस्ट हो चुके होते हैं। उसका मेन रीजन यही है कि उसने उस होमवर्क को, अगर लेट सपोज अगर वो इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि बस वो सिकंदर भाई से या सिर्फ ग्रुप में पूछेगा कि आइल्स रिक्वायर्ड फॉर इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप और नॉट। नहीं, वो पहले प्रॉपर रिसर्च करेगा, वो डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट पढ़ेगा, उसके बाद वो यूट्यूब पे जाके सर्च करेगा, उसके बाद वो गूगल पे या फेसबुक पे, अगर आप सर्च आइकन को यूज करते हो, डिफरेंट पोस्ट आते हैं, उसके बाद उसके पास 2-3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उनके आंसर उनको नहीं मिले, तो उनको हासिल करने के लिए वो सिकंदर भाई को अप्रोच करेगा, अतीक भाई को। और आपको पता है जो अब्रॉड पढ़ रहे होते हैं या अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे होते हैं, वो आपके मैसेजेस जरूर पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, इट मीन्स कि आपके क्वेश्चन में वो रिलेवेंसी नहीं है जो उस प्रोग्राम की जो है वो डिमांड है। वासी खान ने कहा कि आप बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहे। अभी अगर मैं अदर मैसेजेस में देखूं तो मोर देन 300 अदर मैसेजेस हैं, उसमें मैं उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड जरूर करता हूं जो कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया होता है, या जो है वो स्कॉलर्स टॉक पे हमारी सेशन थी, तो उसके बाद ही हमारी कोशिश होती है कि अगर उसमें कोई पॉइंट हो जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो हम उसको रिस्पॉन्ड करें। तो इसके अलावा हमेशा हमारी यही कोशिश होती है, या जितने भी स्कॉलर्स टॉक का है या जो हमारे ग्रुप बने हैं, तो जिस तरह अभी टर्की बर्सलार स्कॉलरशिप अनाउंस हो गई है, कल उसका एक सेशन है, और इसमें वही लोग इनवाइट किए हैं कामरान भाई ने जो स्कॉलरशिप को विन कर चुके हैं, तो वो बेहतर तरीके से आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो जब वो सेशन हो तो आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ, आप लोग देखें, उसके पॉइंट नोट करें और उसी पॉइंट पे अमल करें, तो आई होप सो कि आपके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यही पॉइंट है। बाकी एक लास्ट पॉइंट, मेरे दोस्त अक्सर पहले अप्लाई करते थे लास्ट ईयर मेरे साथ, जो बेचमेट है अभी, वो जब मैं उसे कहता हूँ कि आप अप्लाई क्यों नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं कि बस लास्ट ईयर हमने अप्लाई किया और अभी हमारी नॉमिनेशन ही नहीं होनी। तो मैं उसे हमेशा यही बात करता हूँ कि नॉमिनेशन जो है वो एक प्रॉपर प्रोसेस से अगर आप गो थ्रू करते हो, आप मोटिवेशन लेटर खुद लिखते हो। इवन कामरान भाई, आपको यकीन रहेगा कि पीएचडी की स्टूडेंट्स जो कि स्टाइपेंडियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिनका मोटिवेशन लेटर काफी आसान होता है, काम सिकंदर भाई या अतीक, और वो तो इरास्मस मंडस का तो कॉम्प्लिकेटेड है, खैर उसी की बात हम नहीं करते। वो मुझे कहते कि आप मेरे लिए मोटिवेशन लेटर लिखें, तो मैं मोटिवेशन लेटर कैसे लिख सकता हूँ किसी बंदे के लिए, या वो अक्सर जो इधर स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे होते हैं, सिकंदर भाई को भी बहुत से लोगों ने कहा होगा कि आप हमारे लिए मोटिवेशन लेटर लिखे। जो मोटिवेशन लेटर है वो आपकी अपनी स्टोरी होती है। तो इन चीजों के बारे में अगर बंदा सीरियस हो, तो आई होप सो ये काफी आसान है ब्रॉड अपॉर्चुनिटी को हासिल करना। बहुत शुक्रिया शोएब भाई। ये शाहरुख खान साहिबा शायद देखते हैं कि शोएब, यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड, बट स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ टू राइट मोटिवेशन लेटर एंड पर्पस स्टेटमेंट। इस पे इशारा हमारा पूरा सेशन है और उसका लिंक भी यहाँ पे पेज पे होगा, हम कोशिश करेंगे कि इसमें भी डाल दें, वो लाजमी देखिएगा। इन एडिशन इफ यू कैन गाइड अबाउट रिसर्च प्रपोजल फॉर एमएस एंड पीएचडी, थैंक्स। और ये हमने नोट कर लिया रिसर्च प्रपोजल का, और हमारा ये प्लान है कि ये डिस्कशन मंथली हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, और उसमें इंशाल्लाह रिसर्च प्रपोजल और बाकी जो भी चीजें रेलिवेंट होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जरूर, ये हमने नोट कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। जी, मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी देख रहे हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि जिस टॉपिक पे पहले हमारे इस प्लेटफॉर्म से बात नहीं हुई, तो वो नीचे कमेंट्स में लिखें, तो अगले जो प्रोग्राम्स होंगे हम उस हिसाब से अपना डिजाइन करेंगे कि हम उसके स्पेसिफिक टॉपिक पे उसको लेके बात किया करें। तो जो लोग भी देख रहे हैं, अगर आपके जहन में कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है, या एनीथिंग यू वांट अस टू टॉक अबाउट, सो जस्ट राइट डाउन इट इन द कमेंट्स प्लीज। बिल्कुल। ये अतीक भाई के लिए भी एक बात आ गई कि सेम थिंग हैपेंड टू मी। आई मिस्टेकनली सबमिट माय EN plan plus application with
अपलोडिंग माई डॉक्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन एंड सर अतीकुर रहमान, आपने उन्हें गाइड किया और फिर उन्होंने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट किया। तो ये कम्युनिकेशन की बात है कि अगर आप करें, इसमें झिझकना नहीं चाहिए। और ये कहीं भी सारी दुनिया में देखिए, मुझसे कांटेक्ट करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट और बाद में वो ऐसी चीजें पूछते हैं जो सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी वाले ही बता सकते हैं या एडमिशन डिपार्टमेंट वाले बता सकते हैं, कोई और बंदा नहीं बता सकता। ठीक, तो आपको वहाँ लाजमी कांटेक्ट करना चाहिए। चाहे आप चाइना में अप्लाई करें स्कॉलरशिप पे, तो उधर भी अगर कोई आपकी बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल किसी जगह यूनिवर्सिटी ने ये लिखा हुआ है कि आपको HSK चाहिए, HSK फॉर, अब चाइना में ये होता है कि HSK बाज दफा तो वो कहते हैं कि आप शुरू में ही आप सर्टिफिकेट HSK का जमा करवाएं तो एडमिशन होगा। लेकिन बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज में ऐसा है कि जब आप चाइना आ जाते हैं तो अपनी डिग्री के साथ साथ भी HSK कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी आपको ये अलाउ करती है। अब उन्होंने तो रिक्वायरमेंट्स में लिखा होगा डिग्री की कि आपको HSK चाहिए, बट आपको HSK चाइना आके करने वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे ये आपको यूनिवर्सिटी बता सकती है। तो इन दैट केस आपको लाजमी, यानी ये बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उनके एडमिशन डिपार्टमेंट को मेल करेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिसर, तो वो आपको लाजमी रिस्पॉन्ड करेंगे कि यार आपको वो एग्जेम्पशन दे सकते हैं एडमिशन के वक्त या आपको एडमिशन के वक्त ही ये डॉक्यूमेंट भेजें। तो ये लाजमी कम्युनिकेट करें। जी अतीक भाई। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। मेरे ज़हन में शोएब ने जो बातें की हैं वही चल रही थी और उनमें 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो पर्सनल इनकॉम्पिटेंसीज़ हैं, और सॉरी टू से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बैचलर्स, मास्टर्स, इवन पीएचडीज़ कर लेते हैं, लेकिन शायद उतनी कॉम्पिटेंसी नहीं होती कि वो इंडिपेंडेंटली राइट कर सकें अपना एक ड्राफ्ट के जिसके अंदर वो सिर्फ अपने बारे में, अपने काम के बारे में बताएँ। ठीक है, कहीं न कहीं ट्रेनिंग में भी मसला होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सेल्फ एफर्ट्स भी बहुत कम होती हैं। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जो कम्युनिकेशन एथिक्स हैं उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। जिस तरह शुएब ने बताया कि 300 से ज़्यादा अनरेड मैसेजेस हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे मैसेजेस अनरेड हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा तो इन्होंने ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर दिए होंगे, और वो वही मैसेज होगा जिसमें सिर्फ अस्सलाम वालेकुम या हाय या हेलो या हाउ आर यू के अलावा कोई बात होगी। तो मुझे लगता है कि लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी तो हम अपनी बात करेंगे। काइंडली अगर आप एक मकसद से आए हैं किसी के इनबॉक्स के अंदर, तो अपना तारुफ कर दें, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मेरा ये सवाल है। और बिलीव मी और नॉट, छोटा मैसेज हम नहीं खोलते हैं, बड़ा मैसेज हम खोलते हैं कि क्या पता इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। ये एक नॉर्म है हमारी, ठीक है? तो अगर किसी ने भी कोई बात करनी है तो ठीक है, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं या जिस तरह से भी फॉलो कर रहे हैं, दैट्स गुड। लेकिन हम यहाँ पे या तो पढ़ाई कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहा है या कोई पीएचडी कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिन का जो 60% आपका टाइम है वो आपकी मेन एक्टिविटी में लग रहा होता है, 20% आपका खाने में लग रहा होता है और ट्रैवलिंग में लग रहा होता है। बहुत कम टाइम हमारे पास बचता है जो हम दिन में से निकाल के दे सकते हैं। ऑल्दो किसी को लगता है कि ग्रीन सिग्नल आ रहा है और मैसेंजर पे आप ऑनलाइन आ रहे हैं या व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आ रहे हैं, वो खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पे इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है। आप किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, आप ऑनलाइन है तो दिख ऑनलाइन रहा होता है, ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक पे ही बैठे होते हैं। तो ये थोड़ा-सा छोटा-सा टैबू है जो मुझे लगता है लोगों को गिले भी होने लगते हैं कि लोग रिप्लाई नहीं करते और हमारी बात का जवाब नहीं देते। तीसरा इम्पोर्टेंट ये कि प्रोफेशनल मोस्ट वे ये है कि आप ईमेल में कम्युनिकेट कर लें। अगर ईमेल्स आपके पास हैं किसी की और अगर आप ईमेल लिखते हैं तो इट्स मोर लाइकली, अगर वो बंदा रिसर्च में काम करता है तो वो लैपटॉप पे ईमेल ज़रूर खोलेगा और वो आपको शायद क्विकली रिस्पॉन्ड भी कर दे उस चीज़ के लिए। और फिर जिस तरह शुएब ने बताया कि बहुत सारे ऐसे इमैच्योर क्वेश्चंस हैं, वहाँ से आपकी सीरियसनेस का पता चल जाता है। अगर आप मुझसे लास्ट डेट पूछने आए हैं तो आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं बता सकता हूँ। वो आपको वेबसाइट बेहतर बता सकती है। लेकिन अगर आप वाक़ई में आए हैं यहाँ पे पूछने के लिए कि आप पार्टनर कंट्री में या प्रोग्राम कंट्री में लाई करते हैं, तो दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। हो सकता है आपको अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो। और फिर इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेगेसी बेस्ड होती हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोग्राम का अलुमनाई आया हूँ। अब प्रोग्राम का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, तो मुमकिन है कि अब बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं जानता हूँगा। इवन ऐसी चीज़ें भी होंगी जो शायद वेबसाइट पे भी विज़िबल है, लेकिन मैंने चूँकि विज़िट नहीं की होगी वेबसाइट, तो वो लेगेसी बरकरार रखने के लिए हमें न्यू कैंडिडेट्स भी चाहिए होते हैं, जिनको हम अपने ग्रुप्स के अंदर इंट्रोड्यूस करें और वो लोग फिर बात करें उन चीज़ों पे। फिर ऐसा होता है कि अक्सर औकात एक बंदा क्वेश्चन का 5 जगह से जवाब तलाश करके आया होता है। वो कामरान भाई से भी पूछेगा, सिकंदर से भी पूछेगा, शुएब से भी पूछेगा और फिर मुझे भी आगे कहेगा कि हाँ जी, फलाँ-फलाँ ने तो ये कहा था। तो मैं यहाँ वैलिडेशन के लिए थोड़ी ना बैठा हूँ, या आप जो हैं, या तो एक पे बिलीव कर लें कि फलाँ ने कहा था तो ठीक है, अदरवाइज़ आप फिर ना उनका टाइम ज़ाया करें, ना अपना टाइम ज़ाया करें। तो मैं ऑफ कोर्स थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ इस चीज़ के अंदर, लेकिन टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुमकिन है कि उस टाइम पे हम एक ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट की मदद कर लें, जिसके ऑड्स बढ़ जाएँ सिलेक्शन के लिए। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों का ख़्याल रखना ऑडियंस की साइड से भी और उन लोगों की साइड से जो लोग स्कॉलरशिप्स हंट कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। हम भी एक ज़माने में वहीं थे, उसी लाइन में लगे हुए थे, उस लाइन को ही क्रॉस करके आगे आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाहर आके चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन बाहर आके हालात ज़रूर बदले, उनको ज़हन में ज़रूर रखा करें। बहुत जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जो लोग हमें सुन रहे हैं उन सबका भी बहुत शुक्रिया। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लाजमी जो लोग हमें देख रहे हैं ये वीडियो शेयर करते जाएं
इसके साथ मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई भी किसी भी बात पे कमेंट करना चाहें, कोई पॉइंट आपके जहन में आ रहा हो, वो आप हमसे आप कमेंट में लिखें और उसको हम लाइव स्क्रीन पे शेयर करेंगे। बाकी जहां तक रही क्वेश्चंस की बात, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्वेश्चन हम इंशाल्लाह सेशन के एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जो कोई कंसर्न या कमेंट शो कर रहे हैं वो आप लाजमी यहाँ पे लिखें। कोई पॉइंट जो आपके जहन में आ रहा है उसको हम लगातार शेयर करते जा रहे हैं स्क्रीन पे। साइमली आपका क्वेश्चन है, इंशाल्लाह एंड पे डिस्कस करेंगे। आपने 2 दफा वो पूछ लिया, बिल्कुल खैर है। जो भी क्वेश्चन है वो सारे एंड पे आ जाएंगे। जी, किसी के जहन में कोई और पॉइंट? कि जो खुबैब ने बात की है कि लड़कियों को रिप्लाई कर रहे हैं बस, हमारा कोई नहीं, तो ये गलत बात है। हम तो सबको रिप्लाई करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई लड़का लड़की यहाँ आके हम पढ़ें या हम इस चक्कर में पढ़ें। लाइक इट्स वेरी सिली थिंग आई गेस। उसका हल यही है कि फिर लड़की के नाम से प्रोफाइल बना लें अगर इनको इतना लगता है तो इट्स मच इजियर। ये तो बहुत आसान है। हाँ, जस्ट 5 मिनट्स, जस्ट गो फॉर इट। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ से आए ना, ये आकिब हुसैन भाई ने भी एक पॉइंट रेज किया और बड़ा अच्छा भी है। लेकिन मैसेजेस के हवाले से मैं खुद इस बात का कायल हूँ कि हेलो हाय के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं होता। और कम्युनिकेशन में ये होता है, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं, खैरियत है, ठीक है, ये समझ आती है। लेकिन जब आप मैसेज कर रहे हैं तो काइंडली एक ही दफा वो पूरा जो आपका मैसेज होता है उसको कम्युनिकेट करें, ताकि जो बंदा देखे तो आपको जवाब भी दे सके। इसके बाद जो चाइना में मैंने अप्लाई करते वक्त मोस्टली स्टूडेंट को देखा है, सबसे पहले होता है कि हमें एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है चाइना में। बहुत काफी सारी जगहों पे बहुत लाजमी है, अगर से आप इस दफा बहुत सारी जगहों से खत्म हो रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग जो ईमेल करते हैं वो ये करते हैं कि कॉपी पेस्ट करते हैं। भाई आप ईमेल तो खुद से लिखें। और अगेन मुझसे बहुत सारे कहते हैं कि आपके पास ईमेल का सैंपल है। ये बहुत सख्त जवाब है, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को ये जवाब देता भी हूँ कि अगर आप ईमेल एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल खुद से नहीं लिख सकते तो फिर आप ये डिजर्व भी नहीं करते कि आपको एमएस या पीएचडी में एडमिशन मिले। देखें, आप ये कर सकते हैं कि एक ईमेल का सैंपल लिख लें और वो आप मुझे मेल कर दें। कोई भी बंदा जो आपका जानने वाला उसको दिखा दें कि यार मैं इस तरह की ईमेल प्रोफेसर को कर रहा हूँ, ये ठीक है या गलत है। तो उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकती है, उसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, कोई बंदा गाइड भी कर देगा आपको। बट आप डायरेक्टली ये बात कहें कि यार मुझे आप ईमेल का सैंपल भेज दें या ईमेल का टेक्स्ट भेज दें, तो इसका मतलब आप इतने कंप्यूटर नहीं है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। होता ही है कि मेरे पास जो ईमेल मोस्टली आती हैं वो ऐसी होती हैं कि एक वेबसाइट है शायद स्कॉलरशिप कॉर्नर या इस तरह की कोई, उससे वो ईमेल का एक सैंपल दिया और मुझे अब वो जुबानी याद हो गया है और वो सेम ईमेल वैसी लिखी हुई आती है और उसमें सिर्फ नाम चेंज होता है, ऊपर जो नीचे बंदे का नाम होता है वो चेंज होता है। और वो ईमेल ऐसी अथॉरिटेटिव लैंग्वेज में लिखी हुई है कि मुझे लगता है कि आप ऑर्डर दे रहे हैं प्रोफेसर साहब को कि आप ये भी कर दें, आप ये भी कर दें और आप ये भी कर दें। और वही हैरत होती है। तो ये, और दूसरी चीज है कि जब आप फिर ईमेल लिखते हैं तो उसमें बड़ा देखें, दो चीजें, आप ये कहते हैं कि मैं बड़ा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ, ठीक है, एक स्टेटमेंट होगी। बट आप ये कहते हैं कि मेरा इतना सीजीपीए है और उसके साथ मेरे इतनी पब्लिकेशन है और उसके साथ मेरी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, तो एक्चुअली ये भी यही शो कर रहे हैं कि आप बड़े हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। बट नाउ यू हैव ऑलरेडी अप्रूव उस वो चीज आपकी जो स्टेटमेंट है उससे बड़ी क्लियरली डिपिक्ट हो रही है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप बड़े हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, आपकी बात वहां पे बड़ी अच्छी तरह कन्वे हो रही है। तो ये दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं। आप बड़े हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, बट किस चीज में हार्ड वर्किंग है आप, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। लेकिन अगर लिखा होगा तो मैं वो देख के बड़े क्लियरली उसको आइडेंटिफाई कर सकूंगा। तो ये काइंडली इसका लाजमी ख्याल रखें। जी। मेरे जहन में 3 पॉइंट्स आए अभी सारी डिस्कशन के हवाले से। नंबर 1, ये जो आपने बात की कि जैसे सिकंदर ने बात की थी कि जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं या जिस यूनिवर्सिटी में या स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, वहाँ की जो ऑफिशियल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है या जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे आपका कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जब शुरू में मैं स्कॉलरशिप सर्च कर रहा था, मैं चाइना में भी अप्लाई करना चाह रहा था। खैर मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं एमबीबीएस में अप्लाई करूं, तो मैंने वो प्रोग्राम भी चेक किया। तो वहां पर अब अगर आप देखें तो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बैचलर लेवल पे आपको स्कॉलरशिप अगर मिलेगी तो आपको चाइनीज लैंग्वेज में आगे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उनकी वेबसाइट पे जहां वो प्रोग्राम्स मेंशन थे वहां पे एमबीबीएस इन इंग्लिश भी मेंशन था। अब ये एक ही वेबसाइट है और इसमें ये एरर है, तो मुझे समझ तो नहीं आई। अब मैं अगर सीनियर से भी पूछता तो उन्हें भी ये बात क्लियर नहीं थी, उन्हें इस बात का पता नहीं था। तो उसी वेबसाइट पे जो वहां ईमेल दी गई थी मैंने वहां ईमेल कर दी और उन्होंने एक्चुअली इस बात को रिप्लाई किया और रिकॉग्नाइज किया और एक्नॉलेज किया कि उनकी वेबसाइट पे एरर था और उन्होंने उसको फिर ठीक किया। तो ये जो बात रही कि आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, उस क्या कहते हैं उसे,
वहाँ कोऑर्डिनेटर्स के साथ, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो सिकंदर भाई ने दोबारा कही कि ज्यादा प्रोग्राम या 60 प्रोग्राम में अप्लाई करने के बजाय आप 1-2 में अप्लाई करें और अच्छे से अप्लाई करें। इनकी एग्जांपल सिकंदर भाई खुद मेरे सामने है कि जब ये इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे थे पेंजिया के लिए, तो इन्होंने सिर्फ पेंजिया को ही चूज किया और सिर्फ उसी के लिए अप्लाई किया और उसके अलावा किसी दूसरे प्रोग्राम में अप्लाई भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इस हद तक अच्छे से मुकम्मल तौर पे उन्होंने ये प्रोफाइल लिखी थी और ओवरऑल जो उन्होंने प्रोफाइल तैयार की थी। तीसरा पॉइंट जो अभी आपने पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से बात की कि लोग अक्सर उसमें अपना जीपीए और सारी जो सीवी की चीजें हैं वो अपने मोटिवेशन लेटर में मेंशन कर देते हैं। तो नंबर एक, ये चीज पहली बात तो लगती भी बड़ी अजीब है। दूसरी बात ये, वो जो प्रीशियस स्पेस है जहां पे वो अपनी स्टोरीज बयान कर सकते हैं और अपनी मोटिवेशन किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए बयान कर सकते हैं, वो ये सारी स्पेस जाया कर रहे हैं सेम चीजें रिपीट करके कि मेरी जीपीए 3.8 आई थी बैचलर में और फिर मास्टर में मेरी 3.6 आई। सिकंदर भाई को अक्सर मोटिवेशन लेटर आते हैं तो पढ़ने का मौका मिलता है, तो उसमें अक्सर आधी से ज्यादा जगह तो इसी चीज ने घेरी होती है, अपने जो एजुकेशनल बैकग्राउंड उन्होंने बयान किया होता है बजाय अपनी मोटिवेशन मेंशन करने के। हाँ जी, किसी के ध्यान जी। में कोई और पॉइंट हो? जी। एक पॉइंट जो हम उससे पहले डिस्कस कर रहे थे वो कांटेक्ट की कि मींस अगर आप किसी से कांटेक्ट करना चाहते तो इसी तकरीबन 4-5 जैसे स्टूडेंट थे जो आज इस बार जो है वो हमारे चीसी वालों ने और लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स को नॉमिनेट करते थे स्पेशली फॉर पीजी एक्सेप्टेंस लेटर को उन्होंने मैंडेटरी किया है। आपने एटलीस्ट अगर टेस्ट आप क्लियर करते हैं तो आपसे वो डिमांड करते हैं एक्सेप्टेंस लेटर की। तो वही मैसेजेस जो मैं कर रहा था कि अदर मैसेजेस में मैं रीड करता हूँ तो उसमें 4-5 जैसे स्टूडेंट थे कामरान भाई के, वो काफी ज्यादा उन्होंने बहुत ही पहले ग्रीटिंग्स और उसके बाद डिटेल से लिखा था कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में इन प्रोफेसर को ईमेल किया है और अभी तक जो है उनका रिस्पांस नहीं आया। तो फिर इसमें 2 तो ऐसे थे जिनमें हमारी यूनिवर्सिटी के थे, तो मैंने पर्सनली उनको जो है उन प्रोफेसर की जो दूसरी ईमेल है जो हमसे कम्युनिकेट करते हैं वो उन्हें प्रोवाइड की। उनके अलावा 2 ऑलरेडी पीएचडी स्टूडेंट हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनसे उनकी कांटेक्ट कराएं और होप्स हो कि उसे एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा। 1-2 और स्टूडेंट थे जिन्होंने डायरेक्टली ये कहा था कि हमने इनसे कांटेक्ट किया। फिर 2 यूनिवर्सिटीज में जो पीएचडी है उनसे कांटेक्ट। मींस अगर आप किसी से भी कांटेक्ट करते हो या कोई क्वेश्चन हो और आपको वो मींस ऑनलाइन सोर्सेज से नहीं मिलता है, यूट्यूब से नहीं मिलता है, फेसबुक ग्रुप से नहीं मिलता है, तो आप बस ग्रीटिंग्स के बाद अगर आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को लिखते हो और किसी भी स्कॉलर को आप भेजते हो तो आई होप सो आपको बहुत अच्छा सा रिस्पांस मिलता है। और अगर आप यही बात जो है तो इसी पे अगर आप अमल करते हो और अभी आप इसे मींस अगर आप स्कॉलरशिप फंड स्टार्ट करते हो तो बस इसी पॉइंट को आपने नेक्स्ट टाइम कंसिडर करना है और आई होप सो आपके जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन है आपको आंसर उनके मिल जाएंगे। जी सिकंदर भाई, आप कुछ कहेंगे? और दूसरी बात, एक इस बात से हट के थोड़ी सी बात है कि जो लोग भी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं या स्कॉलरशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कोशिश करें कि अपनी क्रिएटिव राइटिंग को बेहतर बनाएं। ठीक है, बहुत सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं, एक तो वो आप कर लें। ठीक है, अपने फील्ड से रिलेटेड कोई आर्टिकल रोजाना पढ़ें, या एक और बड़ा बेहतर तरीका है कि आपके सब्जेक्ट्स के जो भी लोग हैं उन्होंने साइंस कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ किताबें लिखी हैं जो कि आम लोगों के लिए हैं। ठीक है, तो अपनी जो बात है उसको आसान जुबान में लोगों को कैसे बताना है, तो ये स्किल अपना इम्प्रूव कर लें। तो ये इस साल का एक गोल बना लें अपना कि आपने अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी है, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, और जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप आम लोगों को समझाओ किस तरह। ठीक है, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि बहुत से स्कॉलरशिप्स में, फॉर एग्जांपल फुल ब्राइट में, ठीक है, या जो भी आपका लेटर होता है वो वहां तक नहीं जाता। पहले एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, आम लोग चेक करते हैं उसको, एक कमेटी होती है। ठीक है, बहुत दफा ऐसे होता है कि बहुत से स्कॉलरशिप में कमेटी होती है जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड लोग नहीं होते, तो आपने भी कोई बात करनी है मतलब बड़ी अच्छी बात है आपके जहन में, लेकिन इतनी वो टेक्निकल है और वो अपना चार्म लूज कर देती है। इवन इरास्मुस के अंदर भी आपको ज्यादा टेक्निकल बातें, अतीक भाई शायद मेरे साथ एग्री करें, कि उसको अपना वो चार्म लूज कर देती है अगर आप उसको बहुत ज्यादा अगर स्पेसिफिक बना दो। तो अपने सब्जेक्ट को आसान जुबान में कम्युनिकेट कैसे करना है, तो इस स्किल को अपना बढ़ाएं। दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर करें, क्रिएटिव राइटिंग का EDX से या कोर्सेरा से कोई कोर्स उठा लें, फ्री में होता है। ठीक है, बैठें उसको पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें या ऑनलाइन ब्लॉग्स हैं, मतलब कुछ नया करें। इस दफा मैंने आपको अपना बताता हूँ। ठीक है, मैंने ये किया कि पिछले साल मैंने नेटफ्लिक्स बहुत ज्यादा देखा। ठीक है, तो मुझे एक गिल्टी फीलिंग होता रहा कि मैं अपना टाइम भी जाया कर रहा हूँ, उस पर पैसे भी जाया कर रहा हूँ।
तो इस दफ़ा मैंने उसके बजाय स्क्रिप्ट एक है, एक ऑडियो बुक्स की एक वो होता है, ठीक है? तो वो उसको मैंने सब्सक्राइब कर लिया। अभी जब भी मैं जाता हूँ, बाहर ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो उसको ऑडियो बुक को सुनना शुरू कर देता हूँ। तो इस तरह किसी भी तरह से अपने जो है आप थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट करें, ताकि स्कॉलरशिप तो आपको मिल जाएगी, ठीक है? आप मतलब चलें किसी सही तरीके से नहीं मिलेगी, गलत तरीके से मिल जाएगी, बट स्टिल आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है और इस इस सारे प्रोसेस के दौरान आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो अपने स्ट्रेंथ्स पे भी काम करें। अपने आप को पता चलता है कि सिर्फ स्कॉलरशिप फॉर द सेक ऑफ स्कॉलरशिप तो नहीं होती, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो आपको जो भी अपने प्रोफाइल में वीकनेसेस नज़र आती हैं, ठीक है? बजाय उसको सिर्फ अच्छे वर्ड्स यूज़ करके मोटिवेशन लेटर में उसको ओवरकम करने के, एक्चुअल में उनको ओवरकम करें तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई। आकिब हुसैन भाई ने 2 कमेंट किए हैं, दोनों बड़े अच्छे कमेंट हैं, दोनों हमने डिस्प्ले किए। आप जो हमें सुन रहे हैं, आपसे एक तो ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और दूसरा ये कि आप भी हमारे साथ इस सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके ज़हन में पॉइंट आ रहा हो या कंसर्न हो, आप वो कमेंट करें। हम इंशाल्लाह अगर वो हमारी डिस्कशन से रिलेटेड होगा तो उसको लाइव अभी डिस्प्ले करेंगे। अगर वो क्वेश्चन है तो हम उस क्वेश्चन को एंड पे डिस्कस करेंगे। एक और चीज जो चाइना के हवाले से यहाँ पे जब लोग अप्लाई करते हैं मुझे फील होती है, और ये इन जनरल सब जगहों पे भी है, पहले भी बहुत सारे हवालों से डिस्कशन अगर हो भी चुकी है। एक पॉइंट ये है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। देखें, कुछ चीजें होती है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है और एक बड़ा जनरल प्रोसीजर होता है, वो शायद सेशन में भी हम बता देते हैं और बहुत सारी जगहों पे लोगों ने लिखा भी होगा, आप देख सकें। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कोई एक यूनिवर्सल रूल बना लिया जाए और सारी चीजें उसको फॉलो करें। कहीं ना कहीं डेविएशन होती है, और स्पेशली जब इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट हों और उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज हों, बजाय इसके कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जा रही है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि हर जगह डेविएशन हो। अब फॉर एग्जाम्पल उसकी एक मिसाल है कि एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है। अब आप चाइना में जो भी अप्लाई कर रहे होते हैं, वो बहुत सारे लोग इस वजह से अप्लाई नहीं करते कि यार हमें तो एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला, अब हमें क्या करना चाहिए। तो आप लाजमी ये चीज डिस्कस कर लें कि आप जहाँ पे अप्लाई करना जा रहे हैं वहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर वाकई कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, ये नहीं है, इसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं और वो एंड पे यही कह के छोड़ देते हैं, और ये पॉइंट आता है। ये एक एग्जांपल है, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल दी जा सकती है जहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन अच्छी ना होने की वजह से बंदा वो एप्लीकेशन प्रोसेस में रह जाता है। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। दूसरी चीज ये कि स्पेसिफिक रहे, बहुत ये होना बहुत जरूरी है। ये इसकी मिसाल ये है कि आप एक ईमेल उठाते हैं और उसको पूरे वो डिपार्टमेंट वालों को, पता नहीं एक डिपार्टमेंट में जितने प्रोफेसर हैं उनकी रिसर्च डायरेक्शन लाजमी नहीं कि एक ही हो। अब तो यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च होती है बहुत सारी जगहों पे, बल्कि बहुत ज्यादा जगहों पे, और वहाँ पे ये होता है कि हो सकता है फिजिक्स का बंदा वो मेडिसिन में रिसर्च कर रहा हो, बट आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में और आप उसको फिजिक्स वाली वो ईमेल करते जा रहे हैं मैथ इस वजह से कि वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में वहाँ पे प्रोफेसर है। तो इसका लाजमी ध्यान रखें कि जो चीजें आपसे, अच्छा ये देखा जाता है कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, आपकी प्रीवियस एक्सपर्टीज क्या है, और जो फ्यूचर में जो पोजीशन जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उससे वो मैच करती है नहीं, या इवन कि अगर आप उसको चेंज भी करना चाह रहे हैं तो उसकी रीजन क्या है। और जब अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आप में इतना पोटेंशियल है कि आप उस चेंज को अडॉप्ट कर सकें और उस पर जाके काम भी कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये लाजमी ध्यान में रखें, एक बंदा उसको देखेगा ईमेल को और वो उधर से ही आपकी ईमेल डिलीट कर देगा या उसको जस्ट इग्नोर करेगा, और जितने स्पेसिफिक होंगे उतने चांसेस ज्यादा होंगे कि आपकी ईमेल पढ़ी भी जाए, आपका सीवी भी देखा जाए, और फिर उस पर आगे कोई जो उसके ध्यान में कार्रवाई आ रही होगी वो भी की जाए। जी जी, कामरान, आपने जो बातें की ऑफ कोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक दो चीज़ें जो जो मैं समझता हूँ कि वो नए कैंडिडेट्स को अपने ज़हन में रखना ज़रूरी है कि एक सेल्फ रिफ्लेक्शन हो, आपको पता हो कि आप किस चीज़ में स्ट्रांग हैं, किस में वीक हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जीपीए 3.5 है और आपने 2 पेपर पब्लिश किए हैं, तो आपके ऑड्स कैसे होंगे, ये हम तो नहीं डिफाइन कर सकते। रेलेवेंट होता है हमेशा कॉम्पिटिशन। लेकिन 2-3 चीज़ें जो सिकंदर ने भी बताई कि आपने इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है अपनी प्रोफाइल की, अपनी राइटिंग की और अपनी कॉम्प्रिहेंशन की और इन सारी चीज़ों की। और अभी मैं रिसेंटली चेक कर रहा था हंगेरियन स्कॉलरशिप के लिए जो एप्लीकेशंस आई हैं, ऑल्दो मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है उस एप्लीकेशन का और उसका जो प्रोसेस है उसको कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट स्टिल इतना ज़रूर आइडिया है कि उन्होंने जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जो उनका एरिया है उसको उसके ऊपर उन्होंने बात करनी होती है। अब वहाँ पे और अभी मैं कमेंट में भी देखा कि एक वर्ड लिमिट के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक चीज़ तो ज़हन में रखेंगे, सबसे पहले अपनी आप गाइडलाइंस ज़रूर देख लें। अगर वहाँ 1000 वर्ड्स माँगे हैं तो काइंडली 3000 वर्ड्स का मोटिवेशन लेटर मत भेजें हमें।
और वो 4 से 5 पेजेस 6 पेजेस जब मैं वॉलंटरीली उसको नहीं कर सकता, और एक बंदा जिसने दिन में एक टारगेट रखा हुआ है कि मैंने 100 एप्लीकेशन चेक करनी है, आप उसके लिए कितनी बड़ी सख्ती बना रहे हैं। तो काइंडली पहले तो वर्ड लिमिट देखें कि आपकी वर्ड लिमिट कितनी है, और फिर आपको लगता है कि आप, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स अगर आपकी वर्ड लिमिट कम है तो आपकी स्टोरी को शॉर्ट होना पड़ेगा। लेकिन अब आपको टू द पॉइंट भी होना पड़ेगा और ज़्यादा स्पेसिफिक भी होना पड़ेगा, जैसे कामरान ने कहा है। और ऐसा भी है कि आपको थोड़ा-सा जब प्रोसेस समझ आता है, वो फ्लो स्कीम समझ आती है कि मेरी एप्लीकेशन किन-किन रास्तों से होके जाएगी, उसी के मुताबिक आपने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एक प्रोफेसर आपसे कहते हैं रिसर्च प्लान बताओ या रिसर्च इनसाइट दो अपनी, तो आपने स्पेसिफिक टू द टॉपिक बात करनी है। लेकिन अगर एक एचईसी माँगती है कि आप अपनी मोटिवेशन ज़ाहिर करें, तो वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सोलर सेल के अंदर कौन-सी रिसर्च करनी है, क्योंकि उस बंदे को नहीं समझ आएगी ये बात। आपने सिर्फ फॉरेन आने में जो आपकी मोटिवेशन है, फॉरेन स्टडी करने में, और मोटिवेशन से यही मुराद होती है कि आप क्या टारगेट करना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह की ट्रेनिंग लेने के बाद आप कहाँ पे होंगे? अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं आप? और उसके लिए बाहर आना क्यों ज़रूरी है? हर दूसरे बंदे ने यही लिखा हुआ, पाकिस्तान गरीब मुल्क है, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, लैब्स नहीं है। बिलीव मी और नॉट, मैं आपको बेहतरीन लैब्स बता सकता हूँ जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और आपको पोटेंशियल बता सकता हूँ स्पेशली एग्रीकल्चर में, कि जो काम वहाँ हो सकता है शायद यूरोप में भी नहीं हो सकता। वो अलग बात है, हम नहीं करते। लेकिन बात ये है कि हमेशा इसी चूरन को ना बेचा जाए, बल्कि ये देखा जाए कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या आप में वाक़ई वो गट्स हैं। और जो रिसर्च पोज़ीशंस हैं, उसमें ऑफ़ कोर्स आपको तोला जाता है आपकी स्किल के ऊपर। लेकिन जो जनरल स्कॉलरशिप्स हैं, जिस तरह इरास्मस है, वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको आपकी कम्युनिकेशन पे तोला जाता है कि आप पेपर पे कितना अच्छी हैं, फिर इन केस अगर इंटरव्यू होता है, आप वहाँ पे कितना अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। आप अपने आप को कितना ज़्यादा एक्सपोज़ करना चाहते हैं उस एनवायरनमेंट के लिए जो आपको प्रोवाइड कर रहा है प्रोग्राम, तो आपने वो समझना है। ना कि मुल्क से बाहर जाना और हाई-फाई लैब्स में काम करना और साइंटिफिक पब्लिकेशंस करना और ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सफ़र में आपको साथ-साथ मिलती रहेंगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक बेहतर इंसान बन के नहीं निखर के सामने आते हो, तो मेरे ख्याल से आपको स्टिल नहीं पता कि आप किस तरफ निकल पड़े हैं। आप उसी दौड़ में हैं जिसमें सारे लोग लगे हुए हैं, और वो हो भी जाते हैं। बहुत सारे लोग इवन पीएचडीज़ के बाद भी मैंने देखा है कि ज़्यादातर वो फिर डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रही कि कहाँ जा रहे थे हम। और हमने जो रास्ता लिया क्या वाक़ई वो ठीक भी था या नहीं? तो एक बंदा 8 साल 9 साल काम करने के बाद एक फ़ील्ड में बाद में रिग्रेट करे, सो इट्स बेटर कि पहले थोड़ा-सा बैठें, अपने आप को टाइम दें, स्टडी करें चीज़ों को, और फिर देखें क्या आपको सूट करता है और क्या नहीं। और ये जो सूटेबिलिटी वाली बात है, ये आपको एक गट फीलिंग आ रही होती है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हाँ, मजबूरी में आप निकलें तो वो अलग बात है। जिस तरह अभी कामरान ने कहा कि फ़ील्ड स्विच करना भी इवन पॉसिबल है, और स्पेशली यूरोप में तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैंने ऐसा भी देखा है। मेरी लैंग्वेज की टीचर थी, स्वीडिश लैंग्वेज की टीचर, और मैंने उनसे क्वालिफ़िकेशन पूछी, कहती मैंने प्लांट बायोलॉजी में पीएचडी की हुई है। बाद में मुझे लगा कि चलो यार लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो मैंने लैंग्वेज पढ़ी, अब मैं लैंग्वेज पढ़ाती हूँ। तो इवन इतने ज़्यादा एक्सेप्टेंस है यहाँ पे, लेकिन आप करने वाले हों तो तभी। अच्छा, एक दो चीजें हैं, जैसे अभी चूंकि हमारा टाइम भी एंड हो रहा है, सिकंदर भाई ने ये कहा था कि आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं कि नेक्स्ट हमें किस टॉपिक पे डिस्कशन करनी चाहिए, और जिस पे ज्यादा कंसर्न आएंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट फ्यू वीक्स या मंथ इंशाल्लाह। तो आप अपने कमेंट्स में हमें ये बता सकते हैं। आकिब हुसैन भाई ने बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट किया, इस पे आकिब भाई हम बात करेंगे जाते जाते। मैं जरा देखता हूँ बाकी लोगों की क्या डिस्कशन है। ऐदर नियाज भाई ने बड़ा अच्छा कंसर्न उठाया है, और अब्दुल समी भाई ने की ईमेल बड़ी रेलिवेंट, ये सारे फैकल्टी मेंबर्स को वो आप एकदम ईमेल कर सकते हैं। आप उन्हीं को ईमेल करें, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि थोड़ी देर पहले, कि जो आपसे रिलेटेड हो और स्पेसिफिक रहें। तो कोई और इस पे कुछ ऐड करना चाहें? देखिए, जब टारगेट ये होता है ना कि मुल्क से बाहर जाना है, तो फिर आप इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन जब टारगेट ये होता है कि मैंने काम क्या करना है, तो फिर आप ढूँढते हैं कि कौन-सा बंदा वो वाला काम कर रहा है जो मैं करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप पहले पेपर देखें, और कामरान भाई ने एक बड़ी बेहतरीन वीडियो दूसरे स्कॉलरशिप नेटवर्क पे उस दिन बताई कि किस तरह से आपने प्रोफेसर्स को स्क्रीन करना है एटलीस्ट, कि आपके लिए वो सूटेबल हैं या नहीं। और उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप पेपर पढ़ते हैं, और पेपर की यूरोप में और पूरी दुनिया में नॉर्म ये है कि जो लास्ट ऑथर है या जो कोरेस्पोंडिंग ऑथर है, वो आपका पीआई है और प्रोफेसर है उस जगह का। तो आप उसको आसानी से ट्रैक डाउन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, व्हाटसोएवर, सारी इन्फॉर्मेशन पेपर से ही आपको मिल जाती है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि पोटेंशियल टारगेट्स क्या हैं। बाकी ज़रूरी नहीं है कि एक फैकल्टी के अंदर, अक्सर ऐसा भी होता है कि ग्रुप्स के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, प्रोफेसर आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो अगर दोनों ने आपको रिस्पॉन्ड कर दिया और एट द एंड पता चला कि आप तो दोनों के साथ कर रहे थे, तो वो तो सौतन वाला हिसाब हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। बिल्कुल, ये और सारी जहन में रखिए। हाँ जी, दूसरी बात यह है कि
अगर एक यूनिवर्सिटी के अंदर 2 लोग काम कर रहे हैं और रेलेवेंट काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि सेम चीज पे काम कर रहे हैं या कोई रेलेवेंट है, तो आप कर सकते हैं। अगर जेन्युइन वाकई आपकी ईमेल है और आप समझते हो कि यार आपका इस चीज में भी इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। वो भी समझते हैं इस चीज, स्टूडेंट है, इसका 2 चीज में भी इंटरेस्ट हो सकता है। बट ये करना कि आप पूरे डिपार्टमेंट को कर रहे हो, लाइक इससे तो सिली चीज हो नहीं सकती कोई के, मतलब इससे ही आपका जाहिर हो जाता है कि आप कितने सीरियस हो, आपने कितनी सर्च की। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक ईमेल, मतलब मुझे स्कॉलरशिप दे दो, बस आप यही बात लिख सकते हो सबको, और तो कुछ क्या लिखोगे उसमें? यहाँ आका सिकंदर हुसैन मैं एक भाई और बात आपका। भी ऐड हाँ, यस। जी मैं एक जी छोटी जी सी बात बोले। ऐड करूंगा कि ये जो जो ईमेलिंग वाला वाला सारा चक्कर है, ये जरूरी नहीं कि सब स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई भी होता हो। कुछ स्कॉलरशिप्स के लिए रिक्वायर्ड है कि आपके पास एक एक्सेप्टेंस हो, जिस तरह चाइनीज स्कॉलरशिप है, तो या कोरिया में आप जाते हैं प्रोफेसर फंड्स के ऊपर, तो सब के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपको लगता है आपने ईमेल करनी है, वहां पे आपने प्रोफेसर की लिस्ट बनानी है और उसको अप्रोच करना है। तो अगेन वो बात वहीं आ जाती है कि आपको अगर पता होगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है, क्या तरीका कार है अप्लाई करने का, तो उसके मुताबिक आप प्रोसीड करेंगे। तो ज्यादा बिल्कुल मैं आप देख रहा हूँ ईमेल्स के ऊपर ही आ रहे हैं आज। जी आकिब हुसैन भाई, आपका कमेंट काफी बड़ा है। हमारे 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान आपके कमेंट के पीछे छुप जाते हैं जब हम ये डिस्प्ले करते हैं। आतिक भाई और शोएब भाई से थोड़ी देर माजरत। ये मुझे लगता है कि हमारी जो है ना, वो क्या कहते हैं, एक नेशनल हैबिट है कि हमने डेडलाइन का वेट करना है, और आखिरी टाइम पे जाके हमने बिल देना होता है तो भी डेडलाइन पे जाके देना है जो उस पे लिखी होगी, और हमने असाइनमेंट जमा करवानी है तो वो भी डेडलाइन जो दी होती है उसका वेट कर रहे होते हैं। देखिए इस दफा जो यूएसटीसी वालों ने बड़ा क्लियर किया, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना ने, कि आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतने आपके ज्यादा चांसेस, उन्होंने क्या भी दिया है। और बात यह है कि आप जितना जल्दी अप्लाई करते हैं, जो स्क्रीनिंग के लिए बंदे बैठे होते हैं, हो सकता है उन्होंने एक ही दफा जाके वो स्क्रीनिंग करनी हो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोसेस में, लेकिन मोस्टली ये होता है कि जो एडमिशन प्रोसेस में वो लोग बैठे होते हैं, वो जो फाइल आती जाती है, डॉक्यूमेंट्स उनको देखते जाते हैं, तो बड़ा इजी उनके लिए होता है, और वो अच्छा खासा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, उस चीज को बड़े केयरफुली देख भी सकते हैं जितना आप शुरू में अप्लाई करें। दूसरी चीज ये कि डेडलाइन ना मिस करें, और उससे पहले पहले प्रिपेयर हो, और पहले दिन से जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता हो। उसमें ये भी होता है कि आपको फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, रिसर्च प्रपोजल बनाना है, एक्सेप्टेंस लेटर लेनी, ये करना वो, तो आप एक अपने लिए डेडलाइन सेट कर लें कि लास्ट डेडलाइन जो एप्लीकेशन है वो ये है, और एटलीस्ट उससे 10 दिन पहले तो लाजमी आप अप्लाई करें। तो अपने लिए फिर डेडलाइन सेट कर लें कि इस डेट तक मेरा रिसर्च प्रपोजल बन जाए, इस डेट तक मुझे एक्सेप्टेंस मिल जाए, इस डेट तक ये डॉक्यूमेंट्स हो जाए, और 10 दिन पहले तक आप फ्री हो और उसके लिए अप्लाई कर दें। इससे मुझे लगता है कि सिकंदर भाई और अतीक भाई दोनों मुस्कुरा रहे हैं, शोएब भाई ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। आज अभी अगर आप एचईसी के साइट ओपन करते हो या टेम्पस, तो वो अक्सर एचईसी के साइट जो है वो काम ही नहीं कर रहा होता। लोग स्क्रीनशॉट भेजते, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सारी आवाम जो है बस अब लास्ट डेडलाइन है और अभी अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ मैं आखिर में कुछ पॉइंट जो है वो बैचलर स्टूडेंट्स के लिए कामरान भाई ऐड करना चाहता हूँ, जो अभी बहुत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कि अगर किसी को एडमिशन मिल जाता है तो मीन्स अपने फील्ड अगर आपको नहीं पसंद या आप लोगों ने फिर भी बाहर पढ़ना है, तो अगर आपका एज जो है अभी इतना नहीं है, मीन 19-20, तो आप कोशिश करें बाहर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की। और इट मीन्स अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो ये तो अच्छी बात है, आप बाहर मीन्स अब्रॉड चले जाओगे पढ़ने की। लेकिन अगर आपको नहीं भी मिलती तो आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा, और एट द एंड ऑफ बैचलर डिग्री आप लोग अगर फिर मास्टर के लिए जाना चाहते हो तो आपको वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगी जो मीन्स बंदा जो है वो बैचलर के बाद हासिल करे। तो मीन जो अभी बैचलर वाले स्टूडेंट देख रहे हैं या इस सेशन को बाद में देखेंगे, तो आप लोग भी अगर एडमिशन मिल गया है और आप लोग स्टिल भी ख्वाहिश है तो आप कोशिश करें अप्लाई करने की। बाकी इसी तरह के जो सेशन है मीन्स आप स्क्रीन करें, उसी को पूरा देके उसे आप नोट्स बनाएं, उनमें जो पॉइंट, एक फॉर्मल डिस्कशन हो रही है लेकिन इसमें बहुत फ्रूटफुल बातें हम डिस्कस कर रहे हैं जो किसी भी कैंडिडेट के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो सकती है उस एप्लीकेशन को यूनिक बनाने के लिए। तो बस यही मैं ऐड करना चाहता हूँ। जी अब्बास भाई, सिकंदर भाई, आप लोगों के कोई कमेंट हो? अब्बास भाई आप खामोश हैं, ठीक है, बैचलर वाला लड़का हमारे साथ है। जैसे कि अतीक भाई ने शुरू में बात की थी 11th आर की, और अभी इसी बारे में डिस्कशन जारी है कि हमारे लोग की आदत है आखिरी लम्हे तक इंतजार करना। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट तो ऐसे हो सकते हैं जैसे कि आपकी डिग्री वगैरह हो गई कि आपको एंड तक इंतजार करना पड़े, लेकिन जो मोटिवेशन लेटर है वो ये कि अगर आप लास्ट डे या आखिरी दिनों में उसे लिखेंगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा,
मोस्ट प्रोबेबली आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से आपने लिखा नहीं होगा। तो ये जो मोटिवेशन लेटर है, कम से कम ये आप शुरू से लिखने की प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि किसी भी चीज में आप बेहतर उस चीज को रिपीट करके ही हो सकते हैं। तो ये मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहता। हम चूंकि टाइम भी एंड हो रहा है, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और साथ में जो डिस्कशन करना चाहें आप उसको भी कंटिन्यू करें। खावर हसन भाई ने पूछा कि एनीवन हियर इज इन द फील्ड। पहली बात तो ये, एक मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब भी क्वेश्चंस करें बड़े आराम सुकून से लिखें, तसल्ली के साथ, कोई जल्दी नहीं है। और दूसरी चीज ये कि इस तरह का ये जो क्वेश्चन है बहुत जनरल सा, मुझे अब क्या फिजिक्स के बारे में आपने क्या पता करना है, ये भी बड़ी क्वेश्चन ये ग्रुप में कर लिया करें, जैसे स्कॉलरशिप नेटवर्क है या हमारा जो यंग पाकिस्तानी स्कॉलर्स वाला ग्रुप है, वहाँ शायद कोई इस तरह का बंदा आपको जवाब दे दे। आज अतीकुर रहमान भाई की तारीफ हुई यार। आज देखते हैं और किस किस की तारीफ हुई उन्हें। तो जोएब खान भाई आए, अतीक भाई की उन्होंने तारीफ की, बहुत शुक्रिया जोएब भाई आपका। अच्छा जी, मुदस्सर अली बाजा से बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने किसी दोस्त को मेंशन किया। शाहजहां वजीर भाई हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। वसी खान भाई बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपका क्वेश्चन था असद अजीज भाई जो हम डिस्कस कर रहे थे कि एंड तक आएंगे। प्लीज गाइड मी, आई एम वेरी कंफ्यूज। आई हैव एक्सेप्टेंस फ्रॉम हंगरी, आल्सो अप्लाई इन एफएल स्कॉलरशिप इन यूनिवर्सिटी, एंड थर्ड आल्सो इन कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। फॉर कॉमनवेल्थ आई हैव जस्ट लेटर ऑफ सपोर्ट, व्हाट आई डू नाउ प्लीज। हंगरी वाले जो हमारे भाई है शोएब खान भाई, क्या कहेंगे आप? मीन्स अगर तीनों जगह से हैं तो मैं यही कहूंगा कि मीन्स थर्ड एंड फोर्थ कॉम आई हैव जस्ट लेटर ऑफ सपोर्ट, व्हाट आई डू नाउ। अगर आपको, मैं तो हंगरी से रिलेटेड आपको बताऊंगा, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो आप अप्लाई करें। अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो मीन एचईसी वाले सीट्स तो मेरे ख्याल में राउंड 25 to 30 है, लेकिन अभी तक जो है एचईसी ने कभी भी फुल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं भेजा है। लास्ट ईयर 14 स्टूडेंट्स को भेजा था, और उसमें मेन रीजन यही है कि जिनको एक्सेप्टेंस मिला था उनका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था, और जिनका टेस्ट क्लियर हुआ था उनको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला था। तो यही कश्मकश में जो है वो स्टूडेंट्स को नहीं। लेकिन अगर पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है वो भी अप्लाई करें, अगर इनको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी मिला वो भी जो है अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट ईयर एचईसी के पोर्टल पे एक्सेप्टेंस का है सच कुछ स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है। तो आप अप्लाई करें, उनके बाद एचईसी वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे। और बाकी जो दो स्कॉलरशिप के बारे में आपने बात की है, तो अगर आप उससे इंफॉर्मेशन स्कॉलरशिप नेटवर्क में या किसी अदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड ग्रुप में पोस्ट करते हो, तो उसके जो स्टूडेंट है आपको वो बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। लेकिन स्टाइपेंडियम जनरल कमेंट ये ऐड करना चाहूंगा कि आप एक टेबल बना लें या अपने ध्यान में बना लें बेशक कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप है और उस पर क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें ऑफर हो रही हैं, ये जरा देख लें, और किस किस कंट्री में है। तो एक तो चलें, अभी तो प्रोबेबल है, पता नहीं आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे आपको मिलेगी, कहाँ पे नहीं मिलेगी, बट देन आप एक माइंड बना सकते हैं कि अच्छा फ्रांस स्कॉलरशिप है, इतना स्टाइपेंड है, वहाँ पे इतना खर्चा हो जाता है, लिविंग पे इतनी बचत होनी, वहाँ पे स्टडी जो यूनिवर्सिटी है उसमें स्टडी का मेयार कितना, उसकी रैंकिंग कितनी, ये सारी चीजें जरा देख लें। तो उससे फिर आपको लगे कि अच्छा अब ये पॉइंट ज्यादा बेहतर है ये वाली जगह, तो अगर तीनों जगह पे आपका हो जाए तो आप वहाँ एक पॉइंट चूज कर सकते हैं कि अभी तो सिर्फ अप्लाई करने का टाइम है। अभी आप अप्लाई तीनों जगह पे करें, तीनों चांसेस जो है आप सिक्योर करें। उनके बाद अगर आपकी नॉमिनेशन हो जाती है तो फिर आप इसी पॉइंट्स को कंसिडर करें जो कामरान भाई ने मेंशन। जीआरई के सवाल कर रहे हैं खावर साहब। तो जीआरई यूरोप के लिए जनरली तो नहीं चाहिए होता, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ प्रोग्राम्स के लिए चाहिए होता है। सो ये तो अभी आपको वो प्रोग्राम्स की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, बट मोस्टली यूरोप में नहीं चाहिए होता। अगर आपके पास है तो दैट्स रियली गुड, बट अगर नहीं है तो फिर आप अपने प्रोग्राम को देखो, उसकी वेबसाइट पे जाओ, कोऑर्डिनेटर से पता करो तो पता चलेगा, बट मोस्टली होता नहीं है यूरोप में। अच्छा, खुबाब अशर भाई ने क्वेश्चन किया, लेकिन आपने पूछा कि अप्लाई कर सकते हैं, बट कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? मेरे ख्याल में यही स्टाइपेंडियम से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं। तो 7 रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स नहीं कर सकते अप्लाई। उसने 2-3 पहले भी कमेंट किए थे। और ये वो वाले भाई हैं जो कह रहे थे लड़कियों को रिप्लाई करते हैं। अभी आपका सवाल इस तरह होगा 7th सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, किधर कहाँ अप्लाई कर रहे हैं आपने? तो फिर इसमें किसका कसूर है? ये क्वेश्चन देखें, अगर इस तरह का सवाल होगा तो डेफिनेटली बंदा, ये तो हम खुद कंफ्यूज है कि आपने कहाँ अप्लाई करना है। बाकी सादिया उस्मान आपका हमने शो कर दिया था, आप हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। इशार खान पे भी इस पॉइंट पे अच्छी डिस्कशन होगी, बहुत शुक्रिया। जोएब खान हमारे साथ थे, आपके पॉइंट पे भी डिस्कशन होगी, बहुत शुक्रिया आपका भी।
नबीला इलियास, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये आप आई डोंट नो, बहुत मेहरबानी आप। अगेन देखें, कैन यू शेयर सैंपल मोटिवेशन लेटर फास्ट स्टाइपेंडियम हंगारी स्कॉलरशिप। ये वही पॉइंट आ गया जिस पे हमने डिस्कशन कर ली। अगर ऐसे कोई एक्स्ट्रा चीज इस पे ऐड की जाए तो बेशक कर लें, लेकिन यही बात कामरान भाई, इस बार लास्ट ईयर तो मैंने मोटिवेशन लेटर अपना शेयर नहीं किया था, लेकिन इस बार जो भी है मैं उसे अपना भेज देता हूँ। लेकिन जब मुझे दोबारा वो रिव्यू के लिए सेंड कर लेते हैं तो 3-4 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बस सिर्फ नाम चेंज किया था, प्रोग्राम चेंज किया था, और बाकी जो रिसर्च है तो उसमें अगर इससे ये नहीं होता, मींस मोटिवेशन लेटर सिंपल आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसी स्टाइपेंडियम हंगेरिकम से रिलेटेड 5 पॉइंट है जो उसके पोर्टल पे गिवन है, आपने उसी पॉइंट को डिस्कस करना होता है मोटिवेशन लेटर पे। इससे पहले भी हमारा एक सेशन इसी पे था, उसमें हमने डिस्कस कर लिया कि आप क्यों हंगरी आना चाहते हैं, आपका पैशन क्या है, जब आप हंगरी आओगे हंगरी को आप किस तरह सर्व करोगे अपनी फील्ड में, वापस जाके पाकिस्तान को किस तरह सर्व करोगे। बस यही 3-4 पॉइंट है, तो आप उसी को अगर मेंशन करते हो, बाकी जो पॉइंट है वो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। देखिए इसका एक मैं आसान सा जवाब, कि उन्होंने जो सवाल पूछा उसका तो यस आई कैन शेयर, लेकिन अब उसका ये है कि जब आप मोटिवेशन लेटर की बात करते हैं तो आप देखें एप्लीकेशन के अंदर तस्वीर भी आपकी लग रही है, पासपोर्ट भी आपका अपलोड हो रहा है और आपकी सीवी अपलोड हो रही है, तो बराए मेहरबानी मोटिवेशन लेटर भी फिर आपका ही अपलोड होना चाहिए। तो या तो फिर आप बाकी चीज़ों के अंदर भी करें कि तस्वीर वगैरह भी एडिट करें और किसी की लगाएं तोड़ जोड़ के, दाढ़ी वगैरह लगाएं मेरी तरह का बनाएं तो शायद सिलेक्शन हो जाए, बट इट्स जस्ट अ जोक, ऐसा नहीं होता। बात यह है कि आप जो हम मेहनत के ऊपर बात करें कि आपको टाइम देना है, वो इसी के लिए तो टाइम देना है कि आप खुद लिखें, और फिर हम लोगों ने अपने आप को वॉलंटरीली पेश भी किया हुआ है कि भाई हम चेक भी कर देंगे, उसमें से कोई ऐसी चीज होगी जो हमें लगता होगा यहाँ नहीं होनी चाहिए, या ऐसी चीज जो कि होनी चाहिए हम उसके बारे में कमेंट भी कर देंगे, आपकी मदद भी हो जाएगी। तो ये प्लेटफॉर्म तो इसीलिए है। तो आप काइंडली बजाय इसके कि आप सैंपल्स देखें, और मुझे नहीं लगता कि सैंपल्स कभी मदद करते हैं। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं जिस प्रोग्राम से पढ़ा हूँ इरास्मस के, वहाँ पे हम 24 लोग थे, 20 जो थे वो स्कॉलरशिप होल्डर्स थे और 19 डिफरेंट नेशनैलिटीज थी, जिसका मतलब ये कि 19 डिफरेंट बैकग्राउंड्स थे, डिफरेंट अंग्रेजी थी, डिफरेंट लेटर्स थे, डिफरेंट स्टोरीज थी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमने कोई ऐसा कॉमन पाथ फॉलो किया था या कोई ऐसी वर्डिंग थी जो हमने फॉलो की थी कि हमारी सिलेक्शन हुई। तो इस चीज को जहन में रखें कि ऐसा नहीं होता कि आप शोएब का लेटर यूज कर लेंगे, ऑफ कोर्स शोएब पकड़ लेंगे उसको, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपको वो कोई ज्यादा फायदा दे। हाँ, ये आपको सुस्त जरूर बना देगा और आपको लगेगा कि बस इसी को मैं आइंदा यूज करता रहूं, और आप काम से बचते रहेंगे। और दूसरी बात ये, जी जी सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं उस पिछली बात में ऐड करना चाहता हूं। ये तो डिस्कशन इसलिए हमने कहा कि जहां जिसका दिल करता है बोले भाई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो लोग भी हमारी तरह जो लोग भी स्कॉलरशिप ले रहे हैं उन्हें कभी भी अपना लेटर शेयर नहीं करना चाहिए। मैं भी पहले ये करता था कि हेल्प के लिए शेयर कर देता था, बट ये हमारी रेपुटेशन के ऊपर भी होता है कि प्लेजरिज्म एक बहुत बड़ा गुनाह है यूरोप के अंदर, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका प्रोग्राम बस इरास्मस का है, इरास्मस के प्रोग्राम अतीक भाई का इनके प्रोफेसर लेटर पढ़ा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली अपनी यूनिक कहानी होती है तो उन्हें पता होगा। अगर दूसरा बंदा भी वही लिख रहा है, तीसरा भी वही लिख रहा है, तो इनसे भी पता करेंगे कि भाई आपने क्या शुरू किया हुआ है। तो इसलिए भी ये खतरनाक चीज है कि आपके अपने लिए भी जो लोग शेयर कर रहे हैं, अक्सर लोग जो है ना वो यूं चाहते हैं कि उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, और ऑफ कोर्स वो गाइडेंस ही लेना चाह रहे होते हैं, शायद वो कॉपी ना भी करना चाह रहे हो, लेकिन लामोहल्ला तौर पे आप उसको फॉलो करने लग जाते हैं, वो हमारी एक साइकी बन जाती है। यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं हमारे पास, ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अदनान खान भाई ने क्वेश्चन किया है रिसर्च प्लान के हवाले से, और रिसर्च पेपर नहीं है तो भी स्कॉलरशिप पीएचडी मिल सकती है। जी अदनान भाई, बिल्कुल मिल सकती है। देखें, एक तो ये है कि इवन के चाइना में जहाँ पे रिसर्च पेपर को बड़ी फोकस ये लोग करते हैं, उसमें भी आप स्कॉलरशिप दे सकते हैं। बट यहाँ पॉइंट ये है कि अगर आपके पास एक चीज नहीं है तो आप अपनी जो एकेडमिक एबिलिटीज है किसी दूसरे पॉइंट से उसको स्ट्रेंथन करें। रिसर्च पेपर नहीं है, आपका सीजीपीए बड़ा अच्छा है, आपने आईएलटीएस बड़ा अच्छा कर लिया है, इंटरव्यू वगैरह होते हैं, आप उसमें बड़े अच्छे, आपने मोटिवेशन लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज अच्छे से बना लिए, मुझे नहीं लगता है कोई बंदा आपको एडमिशन से रोक सकेगा या स्कॉलरशिप से रोक सकेगा। और बहुत सारी जगहों पे तो रिसर्च पेपर चाहिए ही नहीं होता, वो तो एक जस्ट एक्स्ट्रा आपके वो सीवी में या एकेडमिक परफॉर्मेंस में एक चीज ऐड हो रही होती है। तो इस बात में भी कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। हाँ, कहीं अगर स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि रिसर्च पेपर मस्ट है किसी जगह पे, तो फिर डेफिनेटली आप वहां नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन अंजम शहजाद भाई, आपका पॉइंट रह गया और मुझे कहीं नजर नहीं आया, इसको उधर हमें हमेशा शेयर करना चाहिए था। तो ये बात शोएब भाई जब डिस्कस कर रहे थे, आपने बड़ी अच्छी बात कही।
इस पे अब्दुलरहमान मलिक साहब देखें, अब हमारे दो गेस्ट गायब हो गए। पहला तो मेरा ये कंसर्न होगा कि अब आप बीएस केमिस्ट्री के 7th सेमेस्टर में, देन आप बीएस इस्लामिक स्टडीज में एडमिशन आपने ले लिया, तो कि चले आपका माइंड अगर चेंज भी हो गया, अब आप वहाँ पे ऑलरेडी लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का, इसका मतलब है कि आपने उनकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। और अगर आप इसमें हैप्पी हैं कि भाई ठीक है बीएस इस्लामिक स्टडीज जाके तुर्किश लैंग्वेज में करनी है, तो आपको वही करनी चाहिए। बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है, उसका अपना स्कोप है, हर एक चीज का होता है, आप अच्छे से करें। इस पे कोई और अगर कुछ कहना चाहे तो जरूर ऐड कर दें। मैं चूंकि ये जो YTB कह रहे हैं ना, ये तुर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर मैं रहा हूँ तुर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे कुछ अरसा, और मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने वहाँ तुर्किश जबान सीखी और फिर उसके बाद मैं एरास्मस पे आया, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे जबान तो आ रही है, लेकिन अब मैं चूंकि जिस फील्ड में हूँ उसमें रिसर्च करनी है, पेपर्स लिखने हैं, या मुझे फर्दर ऐसी एक्टिविटी करनी है जहाँ पे जबान के ऊपर कमांड का होना जरूरी है। मतलब 25 साल अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी अगर मेरी अंग्रेजी में गलतियां निकलती हैं तो मुझे नहीं लगता था कि मैं 1 साल तुर्किश पढ़ के इतना कॉन्फिडेंट होकर लिख सकूंगा उसको। तो वो रिसर्च ओरिएंटेड होने की वजह से मैंने शायद तुर्की को छोड़ा। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि उनका इंटरेस्ट है, और वो अपॉर्चुनिटी भी बड़ी यूनिक है क्योंकि इस्लामिक हेरिटेज और बहुत सारी चीज़ें तुर्की के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती हैं, और उनके पास बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है इन चीज़ों का, हिस्ट्री रिलेटेड भी। तो मुझे लगता है कि अगर आपने ऑलरेडी चूज भी कर लिया और आपने स्टार्ट कर लिया है, तो आपको 3 से 4 महीनों में ऑलरेडी अंदाजा हो जाएगा कि आपको तुर्किश के ऊपर कितनी कमांड है, और आपको क्या लगता है कि आपकी क्या गट फीलिंग है कि आप इसमें फर्दर स्टडीज कर सकते हैं या नहीं। तो ये जब कामरान ने कहा कि आप डिसीजन ले चुके हैं तो स्टिक टू इट। हाँ, चैलेंजेस होंगे, बीच में मुश्किल वक्त भी आएगा, लेकिन आपको कोप करना है उसके साथ। ये क्वेश्चन आया मेरे से रिलेटेड है कि अप्लाइंग फॉर मास्टर इन चाइना इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सिटी, सर टेल मी व्हाट शुड आई राइट इन। अच्छा, अब मुझे कंफ्यूजन ये हो रही है, एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है वो प्रोफेसर ने देना होता है, तो बाद में प्रोफेसर कहते हैं कि आप एक्सेप्टेंस लेटर का सैंपल प्रोवाइड करें तो हम उस पर साइन कर देंगे, या उसमें कोई चेंजेस करनी होगी तो वो करके हम कर। तो इन दैट केस आप मुझे जस्ट एक मैसेज छोड़ दें फेसबुक पे, और मैं आपको वो सैंपल शेयर कर दूंगा जो हमारे यहाँ यूज होता है। के बाद यूनिवर्सिटीज के अपने अपने सैंपल्स भी होते हैं, उस पर डिस्कशन हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए ईमेल करनी है तो उसमें क्या लिखें, और आपने लिखा कि रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, इससे मुझे ये लग रहा है, देखिए लाजमी नहीं है, बीएस में मोस्टली रिसर्च सबको पता है कि हम पाकिस्तान से, यहाँ पे भी लोग जानते हैं कि वहाँ पे रिसर्च नहीं होती, बट ये है कि आपने फिर बीएस में क्या किया, कोई प्रोजेक्ट कर लिया, कॉन्फ्रेंसेज की अटेंड की, कोई सेमिनार वगैरह ले लिए, कुछ आपके सीजीपीए वगैरह बेहतर है, तो आपके पास एक चीज नहीं है, आपने दूसरी चीजों से उनको कवर करने की कोशिश की। तो मोस्टली यही होता है कि बीएस से एमएस में जब लोग आते हैं तो उनके पास पब्लिकेशन, यहाँ चाइना में भी नहीं होती, लेकिन उन्हें रिसर्च प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं किए होते, थीसिस किए होते, और उससे ये होता है कि उनका प्रोफाइल अच्छा बन जाता है। बहुत शुक्रिया आपने। और भी ऐड करना चाहूंगा, लोगों को लगता है कि रिसर्च एक्सपीरियंस से मुराद एक प्रॉपर एक साला प्रोजेक्ट और उसकी एक अच्छी पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन, ऐसा नहीं है। अक्सर औकात आप अपने कोर्सेज के अंदर भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स और स्किल्स के ऊपर, और आपने अक्सर अगर बैचलर्स में थीसिस नहीं है तो कहीं इंटर्नशिप होती है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया होता है जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड होता है। आपने लैब कोर्स लिया होता है या आपने वॉलंटियर इंटर्नशिप की होती है, कुछ भी है ऐसा वो जरूर मेंशन करें और उसे ऑन करें, वो आपका अपना एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही। अदनान खान भाई कहते हैं कि सर इज इट आई गेस के इज इट गुड टू गेट एडमिशन इन पीएचडी बट हैव एमएस डिग्री विदाउट रिसर्च। बिल्कुल, इसमें कोई इशू नहीं है, बल्कि देखें अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि रिसर्च से मुराद रिसर्च प्रोजेक्ट है या रिसर्च पेपर है। अगर तो रिसर्च प्रोजेक्ट है, इवन दैट इज आल्सो ओके, बट ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप देखेंगे कि वो पीएचडी कर जाते हैं, उनका कोई रिसर्च पेपर नहीं होता। तो ये डिपेंड भी करता है आप किस कंट्री में, किस रीजन में, कहाँ पे अप्लाई करें, किस यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है रिसर्च पेपर की या नहीं है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आई गेस के आज के दौर में अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और अगर आप रिसर्च नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फ्यूचर में कोई बेनिफिट देगी, स्पेशली नेचुरल साइंसेज के लोगों को। इस पे अतीक भाई या कोई और साथी कुछ ऐड करेंगे? आपने बिल्कुल बात सही कही, और ईटीएच जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, नामी गिरामी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से, वहाँ पे भी अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बगैर रिसर्च पब्लिकेशन के पीएचडी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन फील्ड क्या है। और इन जनरल मसलन सोशल साइंसेज से जो लोग हैं वो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए पेपर पब्लिश करना, वो एक डिसर्टेशन लिखते हैं। तो डिपेंड करता है, इन्होंने अपनी फील्ड तो मेंशन नहीं की, लेकिन अगर आपके पास रिसर्च पेपर नहीं है तो मुमकिन है पीएचडी में आपके पास आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन के किस तरह का काम आपने किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास रिसर्च पेपर है वो भी थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनको लगता है कि उसकी वजह से सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं है।
ये वो चांद सितारे हैं जो कि आपके कपड़ों के ऊपर लगे हुए हैं। नहीं भी हैं तो कपड़े साफ होने चाहिए, आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और आपने जो काम किया आप उसे ओन करें। अच्छा, जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन है साइमा का। जी शोएब भाई। जी, स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन मीन जब आप अप्लाई करते हो, जिस मीन आप अकाउंट बनाते हो और बनाने के बाद उधर 2 टिक के निशान आते हैं, तो वही स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप उसे एक्सेप्ट करते हो। तो मीन जब आप एप्लीकेशन के लिए अकाउंट बनाते हो, बनाने के बाद जैसे आप लॉग इन होते हो उससे पहले आपने 2-3 पॉइंट पे टिक करना होता है, तो वही स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन है। इसका कोई अलग पेज वगैरह या अपलोड करने की जरूरत नहीं। बट अगर आप ऑलरेडी एप्लीकेशन पे लॉग इन हो चुकी हैं और आपने एप्लीकेशन स्टार्ट किया है, तो इट मीन्स आप स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन के स्टेज को ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक, अताउल्ला भाई आपका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से फातिमा हमारी भी शायद आप कमाई हुई हमारे ना, साथ। आज के दिन की वो कमेंट आपने गुजार दिया। कौन सा कमेंट, ये वाला? जी हाँ, वो बहुत शुक्रिया। बहुत देखिए हाल हो गया हमारा। बहुत शुक्रिया। देखिए भाई, अतीक भाई खुश हो गए तो हम सब खुश हो गए। अतीक भाई की तारीफ होनी चाहिए 1-2 कमेंट्स में और नीचे। हाँ ना, अतीक भाई आज बहुत मूड में। ये मुताशिर मुबीन, सॉरी अगर नाम मैंने गलत रीड किया। अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर के फॉर्मेट की बात करें तो 1-2 सेशन भी हुए हैं चाइनीज स्कॉलरशिप के हवाले से, उनमें बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लें। और आप अगर मेरी वीडियोस देखें इसी पेज पे कुछ, तो उसमें भी एक एक्सेप्टेंस लेटर के हवाले से स्पेसिफिक वीडियो है कि आप कैसे प्रोफेसर से कांटेक्ट करके एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं। वो आप लाजमी देखिएगा, उसमें बड़ी डिटेल से डिस्कस है। अब्दुर्रहमान भी देखें, शोएब भाई आपकी तारीफ हो गई और बाकी सब की भी तारीफ होगी और लड़कियों लड़कों का भी जिक्र आ गया। नादिया बहुत शुक्रिया आपका, आपने में सपोर्ट किया। हैदर नियाज भाई हमारे साथ थे। हैदर भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपने लगता है कि क्वेश्चन उसी तुर्की वाले भाई से पूछा है जो कि यहाँ पे ही डिस्प्ले हो रहा है। जो वर्ड लिमिट है मेरा ख्याल। जी, ये फिर बड़ा गलत जी, सवाल है कि कौन सी स्कॉलरशिप है। लाइक कम ऑन, जिस नाम तो हमें बताएं, या नाम बताने की जरूरत भी नहीं है, आप उसकी वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ काइंडली। यहाँ अक्सर ऐसा होता है ना, कई जगह पे नहीं भी लिखा होता, सिर्फ कहा जाता है कि प्रोवाइड मोटिवेशन लेटर। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, एटलीस्ट एज अ रीडर, के 1.5 सफे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें कि 1.5 सफे के अंदर अंदर अपनी बात मुकम्मल करें, अगर 1000 वर्ड के अंदर अंदर कम से कम। जी। अच्छा, अब्दुल समी भाई हमारे साथ थे। आपका समी भाई बहुत शुक्रिया। हैदर नियाज भाई एक दफा फिर शुक्रिया। अताउल्ला मलिक भाई आपने जो पूछा है क्वेश्चन कि सब्जेक्ट इंप्रूव किया, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी ये लिखा होता है कि अगर आपने सब्जेक्ट इंप्रूव ना किया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सीजीपीए मोस्टली मेंशन होता है, या ये मेंशन कहीं होगा कि आपकी इतने परसेंटेज से लो नहीं होनी चाहिए, चीजें मेंशन होंगी। तो डेफिनेटली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं जहां जहां पे इस तरह की कोई कंडीशन उन्होंने नहीं लगाई। मेरे ख्याल से ये जो कंसर्न्स है ना, सब्जेक्ट इंप्रूव करना और रीटेक देना और इस तरह की चीजें, ये पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जो टॉप 3 पोजीशंस के लिए लड़ रहे होते हैं ना कैंडिडेट्स, उनकी प्रोफाइल पे मैटर करती है ये चीज। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ओवरऑल इम्पैक्ट है ग्रेजुएशन के बाद। बिल्कुल हाफिज उस्मान भाई, आप अरबिक लैंग्वेज में, मेरा ख्याल है ये तुर्की वाली स्कॉलरशिप अरबिक लैंग्वेज के लिए भी होती है, क्या कहते हैं, आपको कुछ अंदाजा है? मुझे इसका नहीं पता। अतीक भाई में है, कुछ फील्ड्स हैं उसमें मेरे ख्याल में, तो इसी वजह जी 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 हाँ, कुछ हैं। अगेन ये क्वेश्चन है राशिदा का, शायद ये आपने किसी कमेंट के आंसर में लिखा है, ये क्वेश्चन है। बट ये है कि बहुत अच्छी आपने किसी जिसको भी जवाब दिया है कि ये गूगल एक बड़ा उस्ताद है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल से मिल जाती है। साइमा अली ने हमें शायद ये सजेशन दिया कि हमने ट्रेवलिंग इश्यूज इन अब्रॉड, इस पे इंशाल्लाह जी इस पे चले सेशन हो जाएगा। अतीक भाई, कंदर भाई को अभी कोरोना है मेरे ख्याल से। कंदर भाई को रिसेंटली बड़ी ट्रैवल में वो रहे हैं और प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी, तो उनका एक्सपीरियंस भी हम सुनेंगे। ये उन्होंने लिखा है कि एफएससी के बाद अप्लाई कर रहे हैं, मोटिवेशन लेटर कितना एक लिख सकता है? देखें, अगर 1500 की लिमिट है तो इसका मतलब है उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, उससे कम अगर आप, लेकिन कोशिश करें कि वर्ड लिमिट आप यूज करें, जितने ज्यादा होता है उतना आप उस कहानी को बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। तो 1500 मैक्सिमम है, करीब करीब चले जाएं। नादिया बीन भाई, मुझे लगता है कि ये सजेशन है कि हमारा नेक्स्ट सेशन आर्ट्स एग्जाम या आर्ट्स के ऊपर मेरे जहन में ऑलरेडी है कि हम एक सेशन करें। और पिछले दिनों कोई बंदा था, उसने आर्ट्स में बड़ा अच्छा स्कोर किया पाकिस्तान से, हम उसको कोशिश करें, अप्रोच करें, और अगर वो आ जाए तो उसको साथ लेके आर्ट्स से एक हम सेशन इंशाल्लाह करेंगे। ये यार एक क्वेश्चन हंगरी वाले जो भाई है,
हंगरी वाले बहुत हैं। हंगरी इसके लिए आपने किसी भी HBL बैंक में आप जाते हो, हमेशा मगर मैसेजेस तो सबसे ज्यादा यही करते हैं, एक चालान मिलता है डिपॉजिट स्लिप का, तो आपको वो डिपॉजिट स्लिप फिल करना होता है। इसका कोई स्पेसिफिक चालान बैंक में नहीं होता। जो आम डिपॉजिट स्लिप है उसमें आपने 500 रुपए का जो है वो डिटेल अपना नाम वगैरह लिख के वो सबमिट कराना होता है। उसके बाद उस पर जो स्टैंप लगता है, उसी स्टैंप का एक सीरियल नंबर आपने HEC ऑनलाइन एप्लीकेशन में एंटर करना होता है, और उसी बैंक का जो कोड है, हर एक बैंक का ब्रांच कोड होता है, तो आपने वो ब्रांच कोड और जो स्टैंप लगा होता है उसमें सीरियल नंबर आपने वो HEC के साइट पे अपलोड करना होता है। बाकी इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, आम डिपॉजिट स्लिप आप लोग सबमिट करा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए। 50 मार्क्स मींस 50 पासिंग मार्क्स है। अगर 50 से ज्यादा हो तो आप एलिजिबल है नेक्स्ट राउंड के लिए, अगर 50 से कम है तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन पास होना मैटर नहीं करता है गेस, क्योंकि कंपटीशन में जो होता है तो लोगों के मार्क्स ज्यादा होते हैं, फिर आप उसमें रह जाते हो। गेस 10 मिनट रह गए और मेरा एक और सेशन है एक यूनिवर्सिटी में, थोड़ी देर के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, तो मेरा ख्याल है हम इसको जल्दी जल्दी जाते हैं जो भी चीजें। बहुत शुक्रिया आइना खान। आकिब लोन भाई कहते हैं मूड ऑफ है, ये लाजमी शोएब भाई से पूछेगा इनका मूड क्यों ऑफ है। इस्लामिक स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएट में क्या प्रोसेस है यूके या USA के लिए? अगेन आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन जरा कमेंट में, सॉरी हमारा जो ग्रुप है यंग पाकिस्तानी स्कॉलर उसमें कर लें, या स्कॉलरशिप नेटवर्क पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ पे करें। शोएब भाई आपको जानान मलिक साहब सलाम दे रहे हैं। देखें चौधरी बिलाल करीम साहब, आपको हरगिज इस बात की इजाजत नहीं है कि हमारे प्यारे सिकंदर भाई का नाम आप खराब करें, ठीक है ना? आप पूरा सिकंदर भाई लिखा करें, आपने सीकू भाई देखे कितनी बात है। और सिकंदर भाई आप शोएब भाई से कांटेक्ट कीजिएगा जी, आप शोएब भाई से लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा। अब्दुर्रहमान मलिक भाई बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये सेशन हमारा रिकॉर्डेड है और ये यहाँ पे पड़ा रहेगा इसी पेज पे, इसी लिंक पे। आप इसको जब भी टाइम मिले दोबारा देख सकते हैं। मुअज्जम सईद भाई हमारी टीम के बंदे हमारे यार मुअज्जम सईद भाई आपके हालात हम ठीक करेंगे। अतीक भाई को मैं ये स्पेशल ड्यूटी देता हूँ कि वो आपके हालात ठीक करे। बहुत शुक्रिया, हमें पता चल गया। और अली रजा शेख भाई, फ्रांस स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सेड दैट यू जस्ट अप्लाई ऑनलाइन एंड बिल्कुल ठीक है अली रजा शेख भाई, अभी USCC में आप ऑनलाइन अप्लाई करें, एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ने भी खुद ये कह दिया है। ये शोर भाई से आप रोशनी लाजमी डलवाइएगा बाद में एक बत्ती से। ये और मेरे उसके बाद सारे दोस्त इधर तो वो कमेंट पता चल गया। मुनीबा यास्मीन साहिबा लिखती है कि रिसर्च फील्ड डिफरेंट इन MS एंड डिफरेंट इन बिल्कुल इस पे। अच्छा देखें, पहले ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता था। एक चीज है कि रिसर्च फील्ड आपकी डिफरेंस है और दूसरा ये कि आपकी डिग्री टाइटल। तो रिसर्च फील्ड डिफरेंस होने से नेगेटिव ये हो सकता है कि आपको नए सिरे से PhD में जाके अगर आप फील्ड चेंज करते हैं तो वो ज़्यादा टेक्निक सीखनी पड़ेंगी, नॉलेज उस बारे में लेना पड़ेगा, आपको पता नहीं प्रीवियस होगा या नहीं होगा, उस हवाले से ये हो सकता है। और इसमें अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि आप एक नई फील्ड लर्न करेंगे और हो सकता है उसमें आपको प्रीवियस फील्ड से ज़्यादा मजा आ जाए, आपकी पब्लिकेशन ज़्यादा अच्छी हो जाए। पर डिपेंड करता है, रेलिवेंट भी है। अगर आपकी डिग्री डिफरेंट होगी है तो उसमें पहले तो ये था कि HEC वाले और पाकिस्तान में जॉब के लिए अप्लाई करें तो बड़ा वो एतराज करते थे। अब उन्होंने भी खत्म कर दिया मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अब जो नई पॉलिसी है उसमें उन्होंने शुरू किया, तो मेरा ख्याल है वहां पे भी कोई इशू नहीं होगा। इस पे जल्दी जल्दी कोई भाई अगर साथ में कुछ ऐड करना चाहे। मेरे ख्याल से आपने रोशनी डाल दी है, काफी रोशनी डाल दी है। देखिए अतीक भाई की तारीफ हो गई, अतीक भाई की तारीफ होनी चाहिए भाई। मुझे लग रहा है कि ये सारी दुआएं। जी हाँ बिल्कुल ऐसा। बहुत शुक्रिया। बहुत हिंदी के लिए इंग्लिश और केमिस्ट्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ जो मोटिवेशन। जी भाई इस पे आप कुछ कहेंगे? जी अक्सर मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, जो फर्स्ट प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी है आपकी, फर्स्ट प्रेफरेंस मींस आप फर्स्ट चॉइस होता है, तो आप मोटिवेशन लेटर में ज्यादा फोकस उस पे करें। और उनके बाद लेट सपोज अगर आपने कहा कि दोनों फील्ड चेंज हो जाते हैं तो उसमें आप दूसरे या तीसरे पैसेज में स्लाइडली टच दे सकते हैं, लेकिन जो आपका मेन फोकस है वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस पे होगा कि उनकी अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है
तो ऑलमोस्ट 75% केसेस में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी ही नॉमिनेट करती और उनके बाद नहीं होता तो सेकंड प्रेफरेंस। तो मोटिवेशन लेटर की उनकी वर्ड लिमिट है और कोई दूसरी मोटिवेशन लेटर की ऑप्शन नहीं होती, तो आप कोशिश करें कि फर्स्ट प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी को ही ज्यादा आप डिस्कस करें। देखिए हम सारे तो बहुत जवान हैं, मुझे लगता है कि अतीक भाई थोड़े से बूढ़े हैं, हमें सीनियर है सब में, तो अंकल आप जरूर बहनों के लिए दुआ किया करें। जी जी जरूर जरूर। मुनीर भाई, यासीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फहद हमारे भी हमारे साथ हैं, बिल्कुल जल्दी आ जाएंगे। फहद आप इनबॉक्स में शादी करने चाहिए इस टाइम। हाँ बिल्कुल, शादी के लिए दूसरा बंदा ढूंढना जरूरी है, मेरे ख्याल से उस पे काम पहले किया जाए। बिल्कुल ठीक है। मौजम सईद भाई, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जरूर, वो एक लतीफा मुझे याद आ गया कि मेरी 50% शादी हो गई है, तो बंदा पूछता है कि 50% क्या, कहता है मैं तैयार हूँ, बस लड़की को तैयार करना है। तो मौजम भाई आप लड़की तैयार करें। जो लोग हमारे साथ थे, शुगर मेरा, हम इसी तरह कोशिश होती है कि बड़े लाइट मूड में आप लोगों के साथ रहें, डिस्कशन करें और जो चीजें हैं वो आप लोगों से शेयर करें जो हमारे पास नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है। और आप सब लोग हमारे साथ रहे, आपने हमें सुना, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ शोएब भाई, अब्बास भाई ने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, इंशाल्लाह आप अब आते रहेंगे। अतीक भाई आपने टाइम निकाला, शोएब भाई हमारे साथ थे, आप सबका भी बेहद शुक्रिया। और कुछ कहना तो नहीं है किसी ने, कोई बात रह गई है? मैं शुक्रिया नहीं किया आपने कामरान भाई। हमारा प्लेटफॉर्म जो है ना, ये मेरे ख्याल से निकाह के गवाहान प्रोवाइड कर सकता है इस हवाले से, अगर ये चाहते हैं तो। जी मौजम सईद भाई, निकाह के गवाह आपको मिल सकते हैं। मैं और अतीक भाई इस काम के लिए बिल्कुल तैयार है। तो और कल इंशाल्लाह तो जो तुर्की की स्कॉलरशिप है उन पे, टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उनके हवाले से एक सेशन है, लाजमी वो सुनिएगा। उसमें बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन, बैचलर, मास्टर और पीएचडी और इवन के पोस्ट पीएचडी, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट और जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज है, उससे वो बात करेंगे, उनको लाजमी सुनिएगा। और फिर नेक्स्ट वीक के लिए हमें आप इजाजत दें। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।